चलो, गुड आफ्टरनून बच्चों। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या क्या डिस्कस किया है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हम लोगों ने सेक्शन नंबर 1 पढ़ा। बोलो क्या था सेक्शन नंबर 1? जल्दी से बोलो, सेक्शन नंबर 1 क्या था? टाइटल, एप्लीकेबिलिटी। सेक्शन नंबर 2 में क्या था? डेफिनेशन। डेफिनेशन में हम लोगों ने कौन कौन सी डेफिनेशन पढ़ी है? 2.6 में किसकी थी? एसोसिएट। कीवर्ड क्या था इसके अंदर? 20% वोटिंग राइट्स। फिर 2.11 में किसकी डेफिनेशन थी? बॉडी कोऑपरेट। बॉडी कोऑपरेट में कीवर्ड क्या था? इंक्लूड्स। 220 में किसकी डेफिनेशन है? कंपनी। 221 बोलो, लिमिटेड बाय गारंटी की लिमिटेड बाय शेयर्स। और 22 में, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने 42 पढ़ा। 42 में किसकी डेफिनेशन है? फॉरेन कंपनी। वेरी गुड। 245 में किसकी डेफिनेशन है? पब्लिक तो बेटा पी में आएगा ना, पी अल्फाबेट बाद में है, तो गवर्नमेंट कंपनी। 246 जी के बाद क्या आता है? एच। एच में कौन सी डेफिनेशन थी? होल्डिंग। 62 ओपीसी। 68 प्राइवेट। 69 प्रमोटर। प्रमोटर। 71 पब्लिक कंपनी। 72 बोलो, 72 पीएफआई, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। 85 छोटी कंपनी। याद आ रहा है? छोटी कंपनी। छोटी कंपनी मतलब 440। 4 और 40 में एंड था कि और था? एंड। 287 287 सब्सिडरी कंपनी। 292 अनलिमिटेड कंपनी। ठीक है। फिर हमने सेक्शन नंबर 3 पढ़ा था। 3 किसका होता है? फॉर्मेशन ऑफ 3A एक्सेप्शन टू द लिमिटेड लाइबिलिटी। क्या था? पब्लिक कंपनी में अगर नंबर ऑफ मेंबर कितने हो जाएं? 7 से कम, और प्राइवेट कंपनी में 2 से, और कितने महीने तक कंटिन्यू रहते हैं? 6 महीने में आपको इंक्रीज करने, नहीं कर पाए तो लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? अनलिमिटेड। रिमेनिंग मेंबर की होगी कि जिनको अवेयरनेस थी? अवेयरनेस वालों की। एग्जाम्पल देखा था कल। फिर उसके बाद सेक्शन नंबर 4 किसका होता है? MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। 5 किसका होता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। और 6 क्या होता है? MOA AOA कैसे बनाएंगे? एज पर कंपनीज एक्ट। अच्छा, MOA में कितने क्लोज होते हैं? 5, 6, 7? यार 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। लेकिन ओपीसी में कितने? ओपीसी में 7। सेक्शन नंबर 7 किसका था? इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज। फिर सेक्शन नंबर 8 में कौन सी कंपनी आती है? एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। ऐसी कंपनी जिसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना। फिर हमने अगला सेक्शन पढ़ा था 406, निधि। निधि हमेशा किसके साथ डील करती है? मेंबर, आउटसाइडर्स के साथ। फिर उसके बाद सेक्शन नंबर 455 डोरमेंट। डोरमेंट कितने समय के लिए बन सकते हैं? मैक्सिमम 5। मैंने बताया था कितने साल के लिए। उसके बाद तो काम चालू करना पड़ेगा, नहीं किया तो सीधा बंद। इतना सा हम लोगों ने पढ़ लिया है, सिर्फ इतना सा, सिर्फ इतना सा हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है। आज हाँ, हमने ये टाइप्स ऑफ कैपिटल भी देखा था। मैंने बताया था एग्जाम में टाइप्स ऑफ शेयर्स आता है तो इक्विटी प्रेफरेंस। क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल पूछेगा तो क्या लिखेंगे? ऑथराइज, इशूड, सब्सक्राइब, होल्ड अप। याद आ रहा है कुछ? ठीक है, डन। अब हमने कल लास्ट में कहां पे छोड़ा था? शेयर्स। शेयर्स क्या होते हैं? जो शेयर कैपिटल का एक हिस्सा। शेयर, शेयर इन शेयर कैपिटल। शेयर का मतलब क्या होता है? शेयर इन शेयर, विच मीन अ शेयर, यानी कि हिस्सा इन द शेयर कैपिटल। ठीक है। शेयर एक तरह से कंपनी में आपके इंटरेस्ट को इंडिकेट करता है कि आपके पास कंपनी में कितनी ओनरशिप है। शेयर्स कितने तरह के होते हैं? 2, इक्विटी और प्रेफरेंस। अच्छा, मैंने बताया था इक्विटी भी कितने तरह के होते हैं? 2।
विथ वोटिंग राइट्स और विथ डिफरेंशिएट वोटिंग राइट्स। क्या था डिफरेंशिएट वोटिंग राइट्स? कि एक इक्विटी शेयर होल्डर को एक से ज्यादा क्या मिल जाएंगे? वोटिंग राइट्स। उनको बोलते हैं डिफरेंशिएट वोटिंग राइट्स। कंपनी के जो शेयर्स और डिबेंचर होते हैं वो होते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब होता है इसको इजीली क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर। यानी कि ध्यान रखना, यहां पे दो बातें ध्यान रखनी है। एक याद रखना है फ्रीली ट्रांसफरेबल और एक सिर्फ ट्रांसफरेबल। एक फ्रीली ट्रांसफरेबल और एक ट्रांसफरेबल। पब्लिक कंपनी के शेयर्स क्या होते हैं? फ्रीली ट्रांसफरेबल, लेकिन प्राइवेट कंपनी के फ्रीली सिर्फ ट्रांसफरेबल होते हैं एज पर एओए, क्योंकि प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन में एओए में रेस्ट्रिक्शन होता है कि प्राइवेट कंपनी के शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना, जो आप लोगों ने फ्रीली ट्रांसफरेबल और ट्रांसफरेबल पढ़ा है वो सेक्शन नंबर 44 से आया है। क्यों? सेक्शन नंबर 44 बोलता है कंपनी के शेयर्स क्या होते हैं? मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। सेक्शन नंबर 45 बोलता है, क्या बोलता है 45? कि हर शेयर्स के ऊपर डिस्टिंक्टिव नंबर होता है। अब ये डिस्टिंक्टिव नंबर क्या होते हैं समझो, सुनना मेरे बच्चे। सेक्शन नंबर 43, सेक्शन नंबर 43 होता है काइंड्स ऑफ शेयर्स। कंपनी की शेयर कैपिटल दो तरह की होती है, बोलो कौन कौन सी? इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सेक्शन नंबर 44 पढ़ा था कि शेयर्स और डिबेंचर दोनों क्या होते हैं? मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल नहीं, मूवेबल। और 45 क्या बोलता है? हर शेयर पे अलग क्या होता है? डिस्टिंक्टिव नंबर। और सेक्शन नंबर 46 बोलता है कि कंपनी के शेयर सर्टिफिकेट पे, शेयर सर्टिफिकेट पे कंपनी की कॉमन सील लगती है। क्या लगती है कंपनी की? अगर अपने पढ़ा था कॉमन सील अब रखना कंपलसरी, तो हम किसकी साइन करवा देंगे? समझ में आया? अब देखो शेयर सर्टिफिकेट होता कैसे है, ये तो हमने पढ़ लिया। शेयर सर्टिफिकेट किस तरीके से होता है? शेयर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट होता है SH1। कंपनी लॉ में हर चीज का अलग अलग फॉर्मेट है। तो शेयर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट कौन से फॉर्म में बना हुआ है? SH1। सबसे ऊपर कंपनी का नाम आता है, मान लो ABC लिमिटेड। फिर आता है किसको अपन ने शेयर्स दिए हैं, नेम ऑफ शेयर होल्डर। फिर नंबर ऑफ शेयर्स, उसके पास कितने शेयर्स हैं। पेड अप वैल्यू, एक शेयर के ऊपर उसने कितना पे कर रखा है। सर्टिफिकेट नंबर, इस शेयर का सर्टिफिकेट नंबर क्या है। फिर उसके बाद डिस्टिंक्टिव नंबर। और 3 जने साइन करते हैं, कॉमन सी लगती है। और 3 जने साइन, 2 डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी। CS नहीं है तो ऑथराइज पर्सन। इस तरह से शेयर सर्टिफिकेट बनाया जाता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, शेयर होल्डर का नाम है मान लो शीला। शीला के पास मान लो 1000 शेयर हैं। तो सुनना, चाहे कितने भी शेयर हो, शेयर सर्टिफिकेट एक इंसान को एक ही मिलता है। जैसे इसके पास 1000 शेयर्स हैं, 10 रुपए का शेयर है, 8 रुपए पेड अप, सर्टिफिकेट नंबर 1 है, कंपनी का पहला है ये शेयर सर्टिफिकेट। और इस पे डिस्टिंक्टिव नंबर क्या होंगे? 1 से लेके 1000, 1 से लेके 1000 इसके डिस्टिंक्टिव नंबर रहेंगे। डिस्टिंक्टिव नंबर मतलब जैसे नोटों की गड्डी है 1 लाख की, उसमें नोट के नंबर तो अलग होते हैं, वैसे ही ये 1000 सर्टिफिकेट के बराबर एक सर्टिफिकेट है, 1000 शेयर्स के बराबर एक सर्टिफिकेट है। तो इसके नंबरिंग अलग दी जाती है ताकि फ्यूचर में हम इसको बेचें तो अलग से शो करें कौन से नंबर के कहां तक आपने बेचे हैं इन फ्यूचर। ऐसे ही मान लो एक और सर्टिफिकेट बना लेते हैं अपन। सबसे ऊपर कंपनी का नाम, फिर शेयर होल्डर का नाम, मान लो किसी का भी लिख दो, अमन का लिख दो।
अमन के पास कंपनी के 5,000 शेयर हैं, पेड अप वैल्यू 8 रुपए, सर्टिफिकेट नंबर कौन सा आ जाएगा? दूसरा। ये पहला था इधर, और इधर कौन सा आ जाएगा? दूसरा। और डिस्टिंक्टिव नंबर 1001 से चालू होगा, क्योंकि 1000 सीरियल नंबर तो वहां चला गया, सीरियल नंबर एक तरह से डिस्टिंक्टिव नंबर। डिस्टिंक्टिव नंबर समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। 1000 तक वहां हो गया, तो यहां कहां चालू होगा? 1001 से लेके कहां तक चलेगा? 6000। देखो बीच में 5000 का डिफरेंस है, यानी कि ये सर्टिफिकेट 5000 के बराबर है। तो ऐसे सोन आगे बनाते जाएंगे, और आगे सर्टिफिकेट नंबर, मतलब डिस्टिंक्टिव नंबर एक तरह से सीरियल नंबर है। लेकिन ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? फिजिकल शेयर्स की। और आज की तारीख में सारे शेयर्स कौन से फॉर्म में होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक, डीमेट अकाउंट में होते हैं। इसलिए ध्यान रखना मेरे बच्चे, ये तीनों सेक्शन तो काम के ही नहीं है। अब मूवेबल असेट्स किसके लिए होता है? जिसको टच कर सकते हैं, अब तो इलेक्ट्रॉनिक हो गया। तो डिपॉजिटरी के प्रोविजन, डिस्टिंक्टिव नंबर। मेरे को एक बार बताओ, नोटों की गड्डी जब तक है उस पर सीरियल नंबर है, अकाउंट में जमा करवा दो, क्या बैंक बैलेंस में दिखता है सीरियल नंबर? सेम। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक शेयर समझने हैं तो बैंक अकाउंट समझ लो, सेम टू कॉपी होता है। बैंक अकाउंट में अकाउंट नंबर मिलता है, यहाँ पे डीमेट अकाउंट नंबर मिलता है, क्लाइंट आईडी, डीपीआईडी, सेम टू कॉपी होता है दोनों का सिस्टम। आया? और साइन की भी दिक्कत नहीं है अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड में शेयर है। तो ये सेक्शन बहुत जल्द हटने वाले हैं, अभी तक हटे नहीं है, क्योंकि अब सारे शेयर्स कौन से फॉर्म में होते हैं? पहले क्या होता था? पब्लिक और लिस्टेड कंपनी के लिए इलेक्ट्रॉनिक था, लेकिन अमेंडमेंट आ चुका है 6 महीने पहले कि प्राइवेट कंपनी के लिए भी कंपलसरी है अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। अब प्राइवेट कंपनी भी अपने सारे शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करती है, एक्सेप्ट स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी के पास अभी भी पावर है कि वो फिजिकल मोड में रख सकती है शेयर्स। स्मॉल कंपनी पर था पार्ट ऑफ प्राइवेट कंपनी, उसके लिए बस खुला हुआ है फिजिकल शेयर्स के लिए, बाकी सबके लिए इलेक्ट्रॉनिक मोड हो चुका है अब। ठीक है, तो ये हमारे अगले सेक्शन थे जो हम लोगों को पढ़ने थे मेरे बच्चे। ये रे देखो, सबसे पहले डिस्टिंक्टिव नंबर 45 सेक्शन पढ़ा दिया, सेक्शन नंबर 44 मूवेबल असेट्स पढ़ा दिया। अब आगे अगर आप देखोगे तो ये लिखा हुआ है कि अगर आपके शेयर्स डिपॉजिटरी के पास है, डिपॉजिटरी मतलब वो डीमेटलाइज फॉर्म में है, तो ये डिस्टिंक्टिव नंबर वाला सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है, हो भी नहीं सकता लॉजिकली। नेक्स्ट, काइंड्स ऑफ शेयर्स। कंपनी के शेयर्स दो तरह के होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस। इक्विटी शेयर्स दो तरह के होते हैं, विद वोटिंग राइट्स और विद डिफरेंशिएट वोटिंग राइट्स। डिफरेंशिएट वोटिंग राइट्स कल अपन ने गवर्नमेंट कंपनी में डिस्कस किया था। प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? देखो, इक्विटी शेयर्स की डेफिनेशन तो बहुत नॉर्मल है, जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होते वो क्या होते हैं? इसकी डेफिनेशन एक्चुअल में ये है, अदर देन प्रेफरेंस शेयर्स। अब प्रेफरेंस शेयर्स में ये मत लिख के आना अदर देन इक्विटी शेयर्स, उनकी उसकी डेफिनेशन है। तो सुनना, प्रेफरेंस शेयर्स की डेफिनेशन क्या है? प्रेफरेंस शेयर्स की डेफिनेशन सबको पता है, ये लो नीचे लिखी हुई है, फालतू में लिख रहे हैं अपन, ये रहा। इक्विटी शेयर्स जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होते, लिखा हुआ है देखो। फिर प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब होता है जिनके पास प्रेफरेंस होता है, पहला अधिकार होता है, फर्स्ट राइट होता है, किसमें? डिविडेंड में। जब भी कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी इक्विटी शेयर से पहले, सबसे पहले नहीं, इक्विटी शेयर से पहले जिनको डिविडेंड मिलेगा उसको क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? प्रेफरेंस शेयर्स। और जब कंपनी का वाइंड अप होगा तो वाइंडिंग अप के समय पेमेंट मिलता है, तो इक्विटी शेयर से पहले जिनको मिलता है उनको क्या बोलते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स। ध्यान रखना, क्या मैं ये बोल सकता हूं प्रेफरेंस शेयर्स को फाइनेंशियल पैसों से रिलेटेड पहला राइट होता है। जब भी पैसा बटेगा, जब पैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, सबसे पहले किसको दिए जाएंगे मेरे बच्चे? प्रेफरेंस शेयर्स वालों को, इक्विटी शेयर से पहले। क्या मैं ये बोल सकता हूं, जो अपन एग्जाम में एक्स्ट्रा लिख सकते हैं, कि अगर कंपनी गोइंग कंसर्न में है, गोइंग कंसर्न का मतलब होता है कंपनी कंटिन्यू काम करती रहेगी, आगे तक चलती रहेगी, तो कंपनी कंटिन्यू काम करेगी तो क्या डिस्ट्रीब्यूट करती है? डिविडेंड। तो जिसको इक्विटी शेयर से पहले डिविडेंड मिल रहा है उसको क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? अगर कंपनी का वाइंड अप हो रहा है, कंपनी गोइंग कंसर्न में नहीं है, कंपनी अब बंद होने वाली है, बंद होते समय हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, बंद होते समय हम रीपेमेंट करते हैं, तो रीपेमेंट में जिसको पहला अधिकार होता है और इनको फिक्स रेट से मिलता है, इनको एक फिक्स अमाउंट मिलता है। समझ में आया? क्लियर? आगे बढ़े, अरे आगे बढ़े, ठीक है। एक्सेप्शन देखना, प्राइवेट कंपनी अपने
एमओए एओए में कुछ अदरवाइज प्रोवाइड करती है तो वो प्रिवेल करेगा। सुनना मेरे बच्चे, आप लोगों ने सेक्शन नंबर 6 पढ़ा है। क्या था सेक्शन नंबर 6 कंपनी लॉ का? एमओए एओए कैसे बनेगा? एज पर कंपनीज एक्ट। कंपनी एक्ट में जैसा जैसा दे रखा है वैसा आपको एमओए एओए में लिखना है। उसके अगेंस्ट में आप एमओए एओए में कुछ लिख दिया तो क्या हो जाएगा? वॉइड। सेक्शन नंबर 43 में लिखा हुआ है कि कंपनी के शेयर्स दो तरह के होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस। इसके अलावा कुछ और लिख सकते हो क्या? एमओए नहीं लिख दिया तो वो वैलिड होगा क्या? नहीं। लेकिन प्राइवेट कंपनी में वैलिड रहेगा, लॉ ने अलाउ कर रखा है। ये रहा। प्राइवेट कंपनी के केस में एमओए एओए में अगर एक्ट के अदरवाइज कुछ लिखा हुआ है तो वो प्रिवेल करेगा। हालांकि सेक्शन नंबर 6 के बेसिस पे नहीं होना चाहिए, लेकिन ये स्पेसिफिक प्रोविजन हो गया और स्पेशल प्रोविजन ऑलवेज प्रिवेल ऑन जनरल प्रोविजंस। डन मेरे बच्चे। अब यहां पे तो एक चीज नहीं दे रखी है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा डीम्ड प्रेफरेंशियस क्या होते हैं? नाम सुना है कभी डीम्ड प्रेफरेंशियस? ये आपके अकाउंट में आता है थ्योरी में। एक प्रेफरेंशियस और एक होता है डीम्ड प्रेफरेंशियस। डीम्ड प्रेफरेंशियस मतलब माना जाएगा प्रेफरेंशियस है, नहीं वो प्रेफरेंशियस लेकिन माना जाएगा। क्या होता है किसी को पता? चलो मैं आप लोग को होमवर्क देता हूं, कल तक करके लाना। डीम्ड प्रेफरेंशियस एक कैटेगरी वो होती है, यहां पे आना चाहिए था, बुक में वालों को देना चाहिए था। डीम्ड प्रेफरेंशियस नहीं दिया, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, एमओए। एमओए का सेक्शन बोलना जल्दी। सेक्शन 4, वेरी गुड। सेक्शन नंबर 4 किसका होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एमओए में बताओ कितने क्लोज होते हैं? पढ़ चुके हैं अपन 6 और ओपीसी हुई तो 7। सीक्वेंस याद है? पहला क्लोज कौन सा होता है? नेम, जिसमें कंपनी का क्या लिखा होता है? नाम। दूसरा क्या होता है? हाँ, पहले मिलते हैं फिर रजिस्टर्ड ऑफिस। सीक्वेंस बताया था, पहले नाम पूछोगे फिर कहां रहती है, फिर कौन सा? ऑब्जेक्ट क्लोज, फिर हो गया ना ऑब्जेक्ट क्लोज। चाहती क्या है? हाँ, फिर लाइबिलिटी, फिर उसके बाद कैपिटल, फिर उसके बाद साइन करो ब्याह कर लो। याद आ रहा है कुछ? और जो भी साइन करेगा कम से कम एक शेयर लेना तो कंपलसरी है। एमओए फॉर आउटसाइडर्स, एओए फॉर इनसाइडर। इनसाइडर बोले तो शेयर होल्डर एंड डायरेक्टर। ठीक है, तो सुनना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का चार्टर डॉक्यूमेंट है। इसमें कंपनी की क्या लिखी हुई होती है? पावर। इसमें कंपनी की क्या लिखी हुई होती है? पावर। ऑब्जेक्ट इसमें लिखा हुआ होता है कि कंपनी किस पर्पस के लिए बनी हुई है, फ्यूचर में कंपनी और क्या काम कर सकती है, क्रेडिटर कंपनी के साथ किन किन एक्टिविटीज के लिए डील कर सकता है, सब कहां लिखा होता है? एमओए। एमओए के ऑब्जेक्ट क्लोज में लिखा हुआ होता है कि कंपनी क्या बिजनेस एक्टिविटी कर सकती है, क्या क्या ट्रांजैक्शन कर सकती है, क्रेडिटर किन किन चीजों के लिए कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन करे, वो सब कहां लिखा हुआ होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। द शेयर होल्डर मस्ट नो, शेयर होल्डर्स को पता होना चाहिए कि उनका पैसा कहां लगाया जा रहा है, इसलिए शेयर होल्डर भी सबसे पहले कंपनी का क्या पढ़ता है? एमओए। इन शॉर्ट, जब भी हम एमओए बनाते हैं तो एमओए बनाना है तो शेड्यूल नंबर 1 में, कंपनी एक्ट में कितनी शेड्यूल है? कंपनी एक्ट में कितनी शेड्यूल है? 7 में से 3rd नंबर की शेड्यूल तुम लोग को याद है? बैलेंस शीट और पीएनएल का फॉर्मेट। शेड्यूल नंबर 1 होती है मेरे बच्चे एमओए एओए का फॉर्मेट। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के फॉर्मेट कहां दे रखे हैं मेरे बच्चे? शेड्यूल 1 में। उसमें कई सारी टेबल हैं, टेबल नंबर ABCDE, उसमें फॉर्मेट बने हुए हैं, वहीं से कॉपी पेस्ट करके प्रैक्टिकली बनाया जाता है। तो यहां पे लिखा हुआ है टेबल नंबर A किसकी, B किसकी, C किसकी, D किसकी और E किसकी। तो ये याद करना पड़ेगा, लेकिन याद करने का तरीका भी है अपने पास। कैसे? सुनना, आप लोगों ने सेक्शन नंबर 3 पढ़ा था, बोलो क्या था सेक्शन नंबर 3? अरे कम से कम 4 बार तो रिवाइज करवाया होगा मैंने। एमओए 4 का होता है 3। हाँ, तीन कंपनियां, याद आ रहा है? फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, कितने तरह की कंपनी फॉर्म कर सकते हो? सेक्शन नंबर 3 है, कंपनियां भी 3 हैं, बोलो 3। ओपीसी, प्राइवेट और पब्लिक कंपनी। फिर मैंने आगे बताया था तीनों में से कोई भी कंपनी बनाओ, सब क्लासिफिकेशन बताओ इसका, लिमिटेड होगी या फिर अनलिमिटेड? डिसाइड कर ले पहले। लिमिटेड भी 2 तरह की होती है, लिमिटेड बाय
शेयर्स एंड लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय गारंटी भी दो तरह की होती है, नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल और हैविंग अ अनलिमिटेड भी दो तरह की होती है, नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल ठीक है। तो ये हमारी कंपनियां हो गई, ये सेक्शन नंबर 3 हो गया। अब सुनना, सेक्शन नंबर 3 के बाद आता है सेक्शन नंबर 4। 4 किसका था मेरे बच्चे? अब एमओए कैसे बनेगा? एमओए अपन को अपने हिसाब से नहीं बनाना, कंपनी लॉ में शेड्यूल नंबर 1 में अपन को फॉर्मेट दे रखे हैं, टेबल दे रखी है। कौन सी शेड्यूल में है ना, उसमें दे रखी है। अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है तो उसका एमओए कैसे बनेगा? टेबल नंबर ए के अकॉर्डिंग। चेक कर देना अपने बुक में, टेबल नंबर ए किसकी है? लिमिटेड बाय शेयर्स। टेबल नंबर बी, सी, डी, ई याद भी हो गया। ये तो ऊपर वाला फॉर्मेट तो हमने बनाया ही था पहले ही सेक्शन नंबर 3 में। तो अगर लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल है तो टेबल नंबर बी चेक कर लो एक बार। नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग अ शेयर कैपिटल सी, और अनलिमिटेड नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल डी, और हैविंग अ शेयर कैपिटल ई। उसके बाद एओए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, सेक्शन नंबर कौन सा? जल्दी से बोलो 5। और अपन ने 6 तो पढ़ा ही है। एमओए एओए कैसे बनाना है? एज पर कंपनी एक्ट, तो कंपनी एक्ट तो पढ़ रहे हैं। तो इसका बनेगा टेबल नंबर एफ के अकॉर्डिंग। टेबल नंबर एफ होती है लिमिटेड बाय शेयर्स का एओए। एफ के बाद क्या आता है? जी, एच, आई, जे। सुनना, यहां पे सीक्वेंस है एमओए में ए बी सी डी ई, लेकिन यहां सीक्वेंस नहीं है, एफ जी एच आई जे। थोड़ा सा याद करने का तरीका है, इस बहाने थोड़ा सा याद हो जाता है। ठीक है, डन मेरे बच्चे, हो गया? बढ़े आगे। तो अगर आप देखोगे इसमें वही सारी टेबल दे रखी है, लेकिन मैं लगे हाथ मैंने आप लोगों को सेक्शन भी बता दिया, मैंने आपको एओए की भी टेबल बता दी। एमओए की दी है लेकिन अपन ने एओए की भी लिख दी। एमओए के कंटेंट्स बोलो, पढ़ाने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। नेम क्लोज में क्या लिखा होता है? कंपनी का नाम, लेकिन सेक्शन 8 कंपनी के नाम के पीछे लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड नहीं आता। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज में क्या लिखा होता है? स्टेट का नाम। किसका नाम होता है? स्टेट का। फिर ऑब्जेक्ट क्लोज में कंपनी की बिजनेस एक्टिविटी जो कर रही है और इन फ्यूचर कर सकती है। लाइबिलिटी क्लोज में लिमिटेड है कि अनलिमिटेड, लिमिटेड बाय शेयर्स है कि लिमिटेड बाय गारंटी है। कैपिटल क्लोज में क्या लिखते हैं? ऑथोराइज शेयर कैपिटल, इक्विटी और प्रेफरेंस। डिबेंचर की ऑथोराइज कैपिटल नहीं होती है। और एसोसिएशन क्लोज पे क्या होती है? साइन। साइन कितने लोग करते हैं? मैंने बताया था ओपीसी में कितने लोग साइन करेंगे? मिनिमम 1, प्राइवेट में 2, पब्लिक में 7। जो भी साइन करेगा कम से कम 1 शेयर लेना कंपलसरी है। अपने नाम के सामने उनको 1 शेयर लेना कंपलसरी लिखना पड़ेगा। इन केस ऑफ ओपीसी द नेम ऑफ पर्सन हु, अच्छा ये आ गया नॉमिनी क्लोज। ओपीसी के केस में आपको एक नॉमिनी का नाम भी क्या करना पड़ेगा? मेंशन करना पड़ेगा। आपका एमओए प्रिंटेड होना चाहिए, पैराग्राफ में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, हर पेज पे नंबरिंग होनी चाहिए, और साइन करेंगे 7 जने। 7 जने तो पब्लिक कंपनी में होता है ना। अच्छा, ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2 इन केस ऑफ प्राइवेट एंड 1 इन केस ऑफ ओपीसी। बताओ, 7 के यहाँ पे पब्लिक कंपनी नहीं लिखा उसने। ठीक है, कोई बात नहीं, हम तो समझते हैं। ठीक है, और एक विटनेस भी उनके बिहाफ पे क्या करेगा? साइन करेगा। बोलो मेरे बच्चे, आया? क्लियर है? तो हमारा एमओए एओए पूरा कंप्लीट हो गया। एक बार अगर आप देखोगे, ये हमारे सेक्शंस थे जो हम लोगों ने कंप्लीट करे हैं हमने कंप्लीट। और क्या क्या सेक्शन पढ़े आज? आज हमने एक सेक्शन पढ़ा 43, 44, 45, 46 बुक में नहीं था, मैंने पढ़ा दिया। और एक 406 तो है ही सही, और 455 है ही सही। इसके अलावा कोई सेक्शन नहीं है आपके सिलेबस में।
किसी को अगर एग्जाम टाइम पे तुम इनको भी 2 बार देख लिया ना, पूरे कंपनी लॉ का चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। और अदर में आपके सिलेबस में क्या है, अदर में एक फीचर से याद है वो बीसी के फीचर्स, बॉडी कोऑपरेट के, एक मिनट। फिर उसके बाद अगला फीचर हमने वो पढ़ा कॉर्पोरेट व्हील उठाना, है ना, पर्दा उठाना। फिर उसके बाद हम 3 डॉक्ट्राइन पढ़ेंगे अब, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा और एक इंडोर और एक कंस्ट्रक्टिव। बस यही आपका चैप्टर है। इसको जब जब दर्शन करोगे क्या पता चैप्टर खत्म हो जाए और गलती से 1-2 सेक्शन भी याद हो जाए। अपन ने कल कीवर्ड्स भी लिखे हैं हर सब सेक्शन में, तो उस तरह से जमा लेना है इसको कि कीवर्ड्स भी लिख लें अपन, ताकि एग्जाम में इतने से भी नंबर ना कटे। कहां वोटिंग राइट से, कहां पेड अप शेयर कैपिटल है, कहां मीन से, कहां इंक्लूड है, क्योंकि वो यही चीजें चेक करेगा आपकी। ठीक है, तो हम लोगों ने ये पढ़ लिया। अब हमने फीचर्स भी पढ़ लिए, पर्दा भी उठा लिया। अब हमारा क्या बचा हुआ है, सिर्फ डॉक्ट्राइन। आओ डॉक्ट्राइन पे आते हैं, डॉक्टर की तरह पढ़ते हैं। मजाक कर रहे हैं, चलो कहाँ गया, चलो नेक्स्ट क्या है आपका, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, वायरस नहीं बायस, है ना, दैट डोंट कैच फायर्स। चलो, है ना, अब वो निकल जाता है बार बार वायरस वायरस। वो मूवी देख रहे हैं 3 इडियट, तो उसमें वायरस आता है, ठीक है, तो निकल जाता है। फिर भी तू नहीं सीखा। हाँ वो स्पीच देगा तू। हाँ जी, देखें इस भैया से स्पीच भी करवा दी जाएगी उसकी, भैया बोल रहे हैं, क्लास के बाद करवाते हैं। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, अल्ट्रा वायरस का मतलब क्या होता है, बियॉन्ड द कंपनीज पावर, एक कंपनी की पावर के बाहर जाके हम काम, ठीक है। इसमें वो कौन सा केस है, अमिताभ बच्चन नहीं, सॉरी ऐश्वर्या भी नहीं, ऐशबरी, कौन सा वाला केस है मेरे बच्चे, ऐशबरी, क्या बरी, ठीक है। बाकी और भी है केस लो के नाम तो याद हो गए थे पीछे वाले, माकोड़ा, माकोड़ा वाला याद है ना, वो जली थी जिस, वो लकड़ियां, ऐसे याद रखा करो। हाँ, तो कौन सी बरी, एश बरी, ठीक है, ये केस है। अब देखो देखो मेरे बच्चे, एग्जाम में क्वेश्चन आता है 4 नंबर का। 1 नंबर तो होता है केस लो का नाम लिखने का, क्योंकि इसका तो केस लो का नाम नहीं देखा, वो आपको लिखना कंपलसरी है। और उसके बाद कंटेंट लिखना पड़ेगा। ये देखो, अरे बाप रे, इतना पढ़ेंगे तो इतने में तो एक चैप्टर खत्म कर लेंगे अपन। चलो कैसे लिखेंगे हम एग्जाम में, क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चंस मिल गए आप लोगों को, कर देना कल। हाँ जी, देखें प्लीज प्लीज ध्यान दे। एशबरी रेलवे कैरीज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिचे, वैसे रिची है, वैसे वो रिच है। अब जो लिखा हुआ है वैसे पढ़ते हैं, बुक में ये आता है रिच है, वैसे रिची नाम है इसका, ठीक है। एशबरी रेलवे कैरीज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिचे। अब क्या केस है सुनना, हम लोग पढ़ रहे हैं डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, जिसका मतलब क्या होता है, बियॉन्ड द कंपनीज पावर। एक कंपनी कभी भी अपने ऑब्जेक्ट क्लोज से बाहर जाके कोई काम, ऑब्जेक्ट क्लोज में जो लिखा हुआ है कंपनी सिर्फ वही एक्टिविटी कर सकती है, उससे बाहर जाके कोई ट्रांजैक्शन कर दिया तो वो अल्ट्रा वायरस, और वो हमेशा क्या होता है, वॉइड, इवन वॉइड एब इनिशियो फ्रॉम द बिगिनिंग, वो वॉइड रहेगा फ्रॉम द बिगिनिंग। वॉइड मतलब इनवैलिड, ये माना जाएगा कि वो काम हुआ ही नहीं है। अब इस केस में इसी चीज को समझाया गया है। देखो डॉक्ट्राइन है, इसका कोई सेक्शन नहीं है, तो कोई कांड हुआ होगा तभी तो डॉक्ट्राइन बना होगा।
तो ये इस केस में इसको बताया गया था। क्या केस था कि एशबरी जो कंपनी है उसका काम क्या था, रेलवे प्लांट बनाना, रेल की पटरी बिछाना, उसके प्लांट प्रिपेयर करना, उनकी रिपेयरिंग करना और उससे मिलते जुलते क्या करना, कॉन्ट्रैक्ट, जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स, ये इसका ऑब्जेक्ट था। इसके ऑब्जेक्ट क्लोज में फाइनेंस एक्टिविटी लिखा हुआ, मतलब ये कंपनी किसी को लोन दे सकती है क्या, ऐसा उसमें मेंशन, दैट मींस कंपनी किसी को फाइनेंस नहीं दे सकती, कंपनी सिर्फ यही काम कर सकती है। अब इस कंपनी को बेल्जियम से, बेल्जियम की गवर्नमेंट से रेलवे की लाइन बिछाने का प्रोजेक्ट मिला। बेल्जियम से, बेल्जियम की गवर्नमेंट से इनको रेलवे पटरी बिछाने का क्या मिला, प्रोजेक्ट। लेकिन इसके पास ऑलरेडी इतने प्रोजेक्ट थे कि वो उसको नहीं कर सकता था पूरा। तो इसने किससे बात करी मेरे बच्चे, रिचे से। उसको बोला कि भाई तू कर देगा क्या काम, कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं, काम तू कर ले। उसने बोला मेरे पास पैसा नहीं है, तो पैसे मैं दे देता हूं तेको। कंपनी ने बोला मैं तेको फाइनेंस दे देता हूं ताकि ये पूरा काम तू करे। बेल्जियम गवर्नमेंट से जो कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है मैं अपने काम निपटा दूंगा, तो ये वाला काम कर ले, ठीक है। बाद में कंपनी ने बोला कि ये कॉन्ट्रैक्ट तो अल्ट्रा वायरस है, क्यों, फाइनेंस देना हमारे ऑब्जेक्ट क्लोज में लिखा हुआ नहीं है, तो हम इसलिए इसको आगे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, तुम हमारे पैसे वापस कर दो, हमने जो तुम्हें फाइनेंस दिया है हमको क्या कर दो, वापस कर दो। उसने देने से मना कर दिया, तो ये केस गया कोर्ट में। तो कोर्ट ने ऑर्डर पास किया कि भाई ये तो अल्ट्रा वायरस है, वॉइड है, आपको पैसे लौटाने पड़ेंगे। लेकिन रिचे ने बोला यहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है जनरल कॉन्ट्रैक्ट, कि कंपनी काम कर सकती है इनसे रिलेटेड, और इनसे रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है। लेकिन कोर्ट ने बोला फाइनेंस देना एक अलग एक्टिविटी है, हमेशा फाइनेंस देना एक्सप्रेसली लिखा हुआ होगा तो ही कंपनी, कुछ ऐसी पावर होती हैं जैसे अमालगमेशन करना, मर्जर करना, टेक ओवर करना, ऐसे ही फाइनेंस देना, ये एक्सप्रेसली जब तक लिखा हुआ ना हो कंपनी इंप्लाइड इसको यस मान नहीं सकती। तो फाइनेंस देना उसमें लिखा हुआ नहीं था, इसलिए उसको क्या बोला गया, अल्ट्रा वायरस, और नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया इसको। ये इसका केस था। बोलो आया। तो ये केस को मैंने यहां पे 4 पॉइंट में समझा दिया, क्योंकि एग्जाम में बाकी तो क्वेश्चन गिवन ही होगा, हमको 4 लाइनें अपनी जोड़नी होती है, वो आप लोगों के सामने है। तो इस तरह से हम एग्जाम में इसको डिफाइन कर देंगे। बुक में से अगर आपको पढ़ना है तो हम क्या पढ़ सकते हैं, एक तो हम पढ़ सकते हैं कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हुए होते हैं, जिसमें कंपनी के क्या लिखे हुए होते हैं, इंटरनल अफेयर्स लिखे हुए होते हैं। जैसा कि एशबरी में बताया गया है कि कंपनी का ये लाइन बहुत अच्छी है, क्या, द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हमेशा एमओए का सब्सिडरी होता है। कैसे, ये लाइन आ गई, बोल दिया एक्सप्लेन करो, क्या करोगे एक्सप्लेन, आपको तो एशबरी केस याद है, लेकिन ये लाइन का मतलब तो याद ही नहीं है कि क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल प्ले अ पार्ट सब्सिडरी टू द एमओए, यानी कि एमओए की सब्सिडरी। कैसे सुनना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ होता है कंपनी क्या क्या काम कर सकती है, कंपनी क्या क्या काम कर सकती है, से एग्जांपल फाइनेंस, से एग्जांपल टेक ओवर, या कुछ जो भी लिखा हुआ है। लेकिन एओए में लिखा हुआ होता है वो काम होगा कैसे, से एग्जांपल कंपनी फाइनेंस ले सकती है, लेकिन फाइनेंस लेने बैंक में जाएगा कौन, डायरेक्टर, तो वो कहां लिखा हुआ होगा, एओए में। तो हमेशा अगर आपको इंटरप्रिटेशन निकालना है तो दोनों साथ में पढ़ने पड़ेंगे, एमओए के साथ क्या पढ़ना पड़ेगा, एओए, दोनों को साथ में पढ़ना पड़ेगा, तब जाके इंटरप्रिटेशन निकलेगा। तो एमओए में लिखा हुआ होता है पावर, एओए में लिखा हुआ होता है हाउ टू परफॉर्म दिस पावर, या हाउ टू परफॉर्म दिस ऑब्जेक्ट, या अचीव द गोल्स। समझ में आया, तो इसलिए वो उसका सब्सिडरी है। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ड्यूटीज पावर लिखी हुई होती है गवर्निंग बॉडी, गवर्निंग बॉडी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी कि डायरेक्टर्स की, ये लिखा हुआ होता है। फिर उसके बाद हम सीधा पढ़ेंगे एओए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, सेक्शन नंबर 5 किसका होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। एओए में क्या लिखे हुए होते हैं, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन, जिससे कंपनी को गवर्न किया जाता है, ठीक है। और इसमें एक इंट्रेंचमेंट प्रोविजन भी होता है। क्या होता है इंट्रेंचमेंट प्रोविजन, क्या होता है इंट्रेंचमेंट प्रोविजन,
एंट्रेंचमेंट प्रोविजन बोलो, वो तो चाहिए लेकिन होता क्या? वो तो ठीक है लेकिन है क्या? सुनना, एंट्रेंचमेंट का मतलब होता है एडिशनल सेफगार्ड, जैसे माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्शन देना, या इसका मतलब होता है एडिशनल प्रोटेक्शन या एडिशनल रेस्ट्रिक्शन लगा देना। तो एंट्रेंचमेंट का मतलब होता है एडिशनल रेस्ट्रिक्शन, आया समझ में? और ज्यादा रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। से एग्जांपल एओए में लिखा हुआ है कि कंपनी अगर अपने शेयर्स को रिड्यूस करना चाहती है तो एसआर पास करना पड़ेगा। स्पेशल रिजोल्यूशन सबको पता है 75% कंसेंट। एओए में लिखा हुआ है कि हमारी कंपनी को कोई टेक ओवर करने आएगा तो एसआर पास करना पड़ेगा, तब जाके टेक ओवर हो सकता है। कंपनी ने एसआर को काट के 90% कंसेंट लिख दी, आपने और रेस्ट्रिक्शन बढ़ा दिया। जहां आपको 75% कंसेंट लेने से काम हुआ था, लेकिन अब कितनी कंसेंट चाहिए? 90%। यहां आपने लिख दिया यूनेनिमस कंसेंट चाहिए। तो ऐसा कुछ प्रोविजन पुट करना, एंट्रेंचमेंट प्रोविजन पुट करना, मतलब आप एओए में एंट्रेंचमेंट प्रोविजन पुट कर रहे हो, कंपनी के इंटरनल अफेयर्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हो एडिशनल, तो ऐसा पॉइंट पुट करना है। तो कब पुट करें? ऐसा पॉइंट कब लिखें? जब कंपनी का फॉर्मेशन होगा, उस समय एओए बनाएंगे, उस समय लिख दो। या सीधी सी बात, कंपनी का फॉर्मेशन करते तो उस समय एमओए एओए बनाना पड़ता है, उसी समय लिख दो। सर हमको फ्यूचर में लिखना है, तो अब तो कंपनी बन चुकी है, फ्यूचर में अगर लिखना है तो इसको क्या बोलेंगे? ऑल्ट्रेशन इन एओए। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या करना? ऑल्टर। और उसके लिए क्या पास करना पड़ता है? एसआर। और प्राइवेट कंपनी एसआर पास करेगी इसके लिए तो 100% कंसेंट, और पब्लिक कंपनी करेगी तो नॉर्मल एसआर। और उसके बाद किसको इन्फॉर्म कर देंगे? आरओसी को। तो देखो, द आर्टिकल में कंटेंट प्रोविजन फॉर द एंट्रेंचमेंट टू प्रोटेक्ट समथिंग, किसी का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपन, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, टू द इफेक्ट दैट स्पेसिफाइड प्रोविजन ऑफ आर्टिकल, जो आर्टिकल का प्रोविजन है वो ऑल्टर कर सकते हैं यदि कंडीशन फुलफिल कर पाए। जैसे मैं टेक ओवर करना चाहता हूं तो उसमें जो एक्स्ट्रा कंडीशन दे रखी है वो भी क्या करनी पड़ेगी? फुलफिल। ऐसा कोई पॉइंट पुट करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या पास करना पड़ेगा? एसआर। क्या पास करना पड़ेगा? एसआर। कैसे इंक्लूड करते हैं? आप चाहो तो ये प्रोविजन जब कंपनी का फॉर्मेशन हुआ उस समय भी पुट कर सकते हैं, और आप चाहो तो इन फ्यूचर एओए को ऑल्टर करके 100% कंसेंट लेके प्राइवेट कंपनी के केस में, और पब्लिक कंपनी में नॉर्मल एसआर, पब्लिक कंपनी में नॉर्मल, लेकिन प्राइवेट कंपनी में क्या पास करके? 100% कंसेंट। शायद मैं पहले उल्टा बोल दिया था, तो क्या लिखा हुआ है? प्राइवेट कंपनी में यूनिनिमस कंसेंट चाहिए और पब्लिक कंपनी में नॉर्मल एसआर, यानी कि कितनी कंसेंट? 75% कंसेंट। और उसके बाद जब भी ये पॉइंट पुट कर दो तो एओए की कॉपी किसके पास फाइल कर देना? आरओसी के पास। और एओए कैसे बनता है? टेबल नंबर FGHIJ, लेकिन इन्होंने बताया ही नहीं FGHIJ किसकी, वो अपन लोगों ने लिख दिया लिमिटेड बाय शेयर्स की किसकी है, लिमिटेड बाय गारंटी में क्या है वो अपन लोगों ने पढ़ लिया। एग्जाम में फिर क्वेश्चन आता है एमओए और एओए में क्या डिफरेंस होता है? बताओ क्या डिफरेंस होता है? ऐसे बना के अगर लिखें तो क्या क्या पॉइंट लिखे आओगे? एमओए के अंदर 6 या 7 क्लोज होते हैं, एओए में कोई ऐसा स्पेसिफिक? एमओए फॉर आउटसाइडर्स, एओए फॉर, और क्या लिखोगे इसके अलावा? कर सकते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं, स्टेट चेंज कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा। बोलो भाई, एमओए एओए में और डिफरेंस? एक आउटसाइडर इनसाइडर हो गया, क्लोजेस हो गया, मतलब ध्यान रखना, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्टा वायरस मतलब एमओए के बियॉन्ड जाके काम करना, जो हमेशा क्या होगा? वॉइड एब इनिशियो, नेवर बी रेक्टिफाई बाय द शेयर होल्डर, कभी उसको शेयर होल्डर वैलिड भी नहीं बना सकते। बट इफ आपने काम किया है एओए के बाहर जाके, कैन बी रेटिफाई बाय द शेयर होल्डर, उसको वैलिड बना। समझ में आया? आओ पढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी का ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ होता है, कि ये भी पॉइंट बन सकता है कि कंपनी की पावर किस में लिखी हुई होती है? एमओए, लेकिन उस पावर को यूज कैसे करेंगे
उसको पावर को इस्तेमाल कैसे करेंगे वो कहां लिखा हुआ होता है, एओए। और एओए में रूल्स रेगुलेशन लिखे हुए होते हैं इंटरनल अफेयर्स के रिलेशन। एमओए फॉर आउटसाइडर्स एंड एओए फॉर मतलब मेंबर उनके लिए बनता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑल्टर करना है तो आपको एक्ट की कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। इन मोस्ट ऑफ द केसेस परमिशन ऑफ रीजनल डायरेक्टर, एनसीएलटी, ट्रिब्यूनल का मतलब होता है एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जहां पे कंपनी लॉ के केसेस लड़े जाते हैं, उनकी अप्रूवल। मतलब एमओए में ऑल्टर करना आसान नहीं है, उसके अल्टर करने के लिए रीजनल डायरेक्टर, एनसीएलटी, इनकी अप्रूवल लगती है। लेकिन एओए को ऑल्टर पास करना आसान है, एसआर पास करो और ऑल्टर कर लो, इस तरह से लिखेंगे। एमओए को ऑल्टर करना आसान नहीं है, उसमें ऑथोरिटीज की अप्रूवल चाहिए होती है। एसआर तो लगता ही है, लेकिन एओए को ऑल्टर करना क्या है, आसान। अल्ट्रावायरस एमओए के बियॉन्ड काम करोगे तो वॉइड, लेकिन एओए के बियॉन्ड काम करोगे तो अल्ट्रावायरस तो होता है लेकिन वो वॉइड नहीं होता, उसको शेयर होल्डर चाहे तो रेटिफाई, रेक्टिफाई नहीं, रेटिफाई यानी कि वैलिड बना सकते हैं। वर्ड याद रखना, रेटिफाई, वैलिड बना सकते हैं। बोलो आया, क्लियर है। अगला डॉक्ट्राइन है मेरे बच्चे इंडोर मैनेजमेंट। ठीक है, इंडोर मैनेजमेंट पढ़ने से पहले हम लोग को कौन सा डॉक्ट्राइन पढ़ना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या बोलता है मेरे बच्चे, कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है डीम्ड, माना जाएगा। देखो एक एक्चुअल वर्ड होता है, एक होता है कंस्ट्रक्टिव। एक्चुअल का मतलब होता है कि हमको पता है कि तुम्हें नॉलेज है, समझ में आया। कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है माना जाएगा। नोटिस का मतलब होता है नॉलेज, इंटीमेशन, समझ में आया। तो यहां पे नोटिस का मतलब है नॉलेज, कि तुम्हें पता होगा, और कंस्ट्रक्टिव मतलब डीम्ड। तो सुनना, अगर तुम आउटसाइडर हो, तुम कंपनी के साथ डील कर रहे हो, तो तुम्हें क्या पढ़ लेना चाहिए, एमओए और एओए, दैट इज एक्चुअल नोटिस। अगर तुमने एमओए एओए नहीं पढ़ा तो मान लिया जाएगा कि तुमने पढ़ लिया होगा, और उसके लिए फिर तुम लायबल हो, तभी तो डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रावायरस लग के उसको वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। समझ में आया कि तुमने को पता था कंपनी की पावर नहीं है, फिर भी तुमने ट्रांजैक्शन किया, तो ये तो वॉइड ही होगा। अल्ट्रावायरस से पहले ये वाला देखा जाता है, समझ में आया। तो डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या बोलता है कि एमओए एओए, जो भी आउटसाइडर होता है उसको क्या पढ़ लेना चाहिए, एमओए एओए। तो ये तो एक्चुअल नोटिस हो गया। अगर उसने नहीं पढ़ा और फिर भी ट्रांजैक्शन कर लिया जो कंपनी की पावर नहीं थी, तो उसके लिए वो पर्सनल लायबल है, क्योंकि वो अल्ट्रावायरस होने वाला है और वॉइड होने वाला है। तो देखो सर, एमओए एओए ऐसे पढ़ सकते हैं क्या, मिल जाता है किसी भी कंपनी का, पेस का मिल जाएगा, कैसे, किसको पे करोगे नॉमिनल फीस, किसको पे करोगे नॉमिनल फीस, आरओसी को, आरओसी को, ग्वालियर जाओगे, कौन सी वेबसाइट पे, नहीं नहीं, एमसीए की वेबसाइट पे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की वेबसाइट पे आपको ये सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की वेबसाइट पे ये सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं। एक फीस पे की जाती है 100 रुपए, 100 रुपए का फीस पे करने के बाद उस कंपनी के एमओए एओए, तो क्या आप सीओआई, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, आज तक कितने फॉर्म फाइल करे, एमओए चेंज किया तो पहले क्या था अब क्या है, बैलेंस शीट, पी&एल, ईच एंड एवरीथिंग सब डाउनलोड कर सकते हो लैपटॉप के अंदर। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की वेबसाइट पे होता है ये सब। किसकी वेबसाइट पे मेरे बच्चे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की वेबसाइट पे, किसी कंपनी की वेबसाइट पे जाके नहीं, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ। सर यहाँ पे कैसे जाएंगे, पहले लॉगिन करना पड़ता है, ऊपर देखो साइन लिखा हुआ है, आईडी बनी हुई है तो साइनिंग इन करना पड़ता है, अगर नहीं बनी हुई तो साइन अप करना पड़ता है। उसके बाद उसमें ऑप्शन आता है, इवन कुछ कुछ इंफॉर्मेशन, पीछे ध्यान देखना बेटा, कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी भी होती है जो फ्री में मिल जाती है। एमओए एओए के चार्जेस लगते हैं, लेकिन कंपनी की कुछ इंफॉर्मेशन तो फ्री में मिलती है। लेकिन आप किसी सीए या सीएस के पास जाओगे, वो तो उसके भी चार्जेस ले लेगा, क्योंकि आपको नॉलेज ही नहीं होगी। किसी भी कंपनी की इंफॉर्मेशन, जैसे कोई आपके पास आए कि भैया मेरे को पैसे दो 25 दिन में पैसा डबल, तो पहले चेक तो कर लो कि वो कंपनी है कि
तो कैसे चेक करें? हम तो गूगल पे लिख देते हैं कि कंपनी है कि नहीं है। नहीं, आप एक्चुअल में गूगल पे सब बन जाता है, सब पोर्टल वोटल सब बन जाता है। असलियत में चेक करना है कि वो कंपनी है कि नहीं है, एमसीए की वेबसाइट पे मिल जाएगा सब, फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो, कोई चार्जेस नहीं होते। ये दिख रहा है आपको एमसीए सर्विस। इवन आपको कंपनी एक चाहिए, पीडीएफ डाउनलोड करनी है, यहां पे मिल जाएगा एक्ट में। एलएलपी एक्ट भी मिल जाएगा, मैंने आपको बताया था, एलएलपी हो चाहे कंपनी हो, पोर्टल एमसीए है, ठीक है। तो ये एमसीए सर्विस में गया, एमसीए सर्विस में मास्टर डाटा लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। इसमें आपको दो ऑप्शन दिख गए, व्यू कंपनी डायरेक्टर अंडर प्रोसिक्यूशंस, कौन कौन से डायरेक्टर्स के ऊपर प्रोसिक्यूशन चल रहा है उसकी डिटेल, वो तो चाहिए ही नहीं। मास्टर डाटा चाहिए, मास्टर डाटा मतलब कंपनी की इंफॉर्मेशन चाहिए। V3 मतलब वर्जन 3 है, पहले V2 था, वर्जन 2 इस पोर्टल का, V3 चल रहा है अभी, तो इसलिए V3 लिखा हुआ है। ये चला गया, ये टिक कर दिया मैंने। अब यहां पे ऊपर ही ऊपर सबसे पहले मुझे कंपनी का नाम लिखना पड़ेगा जिसकी इंफॉर्मेशन चाहिए। बोलो किसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, कौन सी कंपनी? अरे पहले घर की देखो, यही नाम है। और फिर उसके बाद यहां पे सर्च का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। बस ये बस जानना चाहेगा कि तुम सीए फाउंडेशन के बच्चे हो, तुम्हें ये जोड़ना आता है क्या? जल्दी से जोड़ के बताओ 72 और 78 कितना होता है? क्या बात कर रहा है बेटा, एक नंबर, मजा आ गया। बार बार पूछेगा, एक बात हो ना खत्म हुआ, क्या इसका नाम की कंपनी है? अरे बाप रे, सही में कंपनी है इस नाम की, ये रही। अब ये कंपनी का क्या लिखा हुआ है? सिन, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर 21 डिजिट्स का होता है। चाहो तो देख लो, इस पे क्लिक करूंगा, फिर से 45 54 कितना होता है? आएगा 100, तो मेरे को भी आता है, आ गया। अब ये खुल जा सिम, खुल जा, खुल गया। ये कंपनी की इंफॉर्मेशन आ गई। ये कंपनी का सिन 21 डिजिट्स का है, चाहो तो देख लेना। आगे का पहला डिजिट अनलिस्टेड, एल होता तो लिस्टेड। ये है कंपनी का प्रोडक्ट कोड, बिजनेस एक्टिविटी कोड। एमपी, कंपनी कहां की है? मध्य प्रदेश, 2011 में कंपनी बनी है। इनकॉर्पोरेशन ईयर, पीटीसी, प्राइवेट कंपनी। उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन नंबर, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है कंपनी का, पीटीसी। पब्लिक होती तो पीएलसी आता, क्या बेटा? फिर उसके बाद ये कंपनी का नाम आरओसी ग्वालियर में है। रजिस्ट्रेशन नंबर तुम चेक कर सकते हो, उधर पीछे के सारे 6 डिजिट नीचे मैच कर रहे होंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर, ईमेल आईडी ऑफिशियल आपके सामने है। रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस देख लो कहां की है, सर के घर की है, वो है रजिस्टर्ड ऑफिस। ये तो कॉर्पोरेट ऑफिस है, मेन तो ऑफिस वहां है काम का। फिर ये कंपनी की ऑथराइज कैपिटल, ये कंपनी की पेड अप कैपिटल, कंपनी ने एजीएम कब करी थी, ये सब चीजें आया। अब इसके अलावा और भी चेक कर सकते हो, इंडेक्स ऑफ चार्ज लिखा हुआ है, इंडेक्स ऑफ चार्जेस। चार्जेस का मतलब खर्चा पानी नहीं है, चार्जेस का मतलब है लोन। कंपनी ने लोन किस किस से ले रखा है? किसी से भी कुछ भी लोन नहीं लिया, किसी बैंक से लोन नहीं लिया, आपके सामने है। तब बोलते हैं नो डेट कंपनी है, सही में है। फिर उसके बाद डायरेक्टर कौन कौन है आपके सामने, 2 डायरेक्टर हैं। आया, समझ में आया? क्लियर है? अरे क्लियर है। कैसे निकाली इंफॉर्मेशन? एमसीए सर्विस पे गया, फिर मास्टर डाटा में गया, फिर V3 पे गया, याद आ रहा है कुछ? फिर ये खुल गया था, फिर अपन ने क्या लिखा था? रिलायंस लिखा था। अरे क्या लिख दिया मैंने, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। सर्च पे गया, फिर से, क्या बात है। अब कौन सी इसमें से कौन सी करनी है? ये नीचे नीचे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये जो सिन है, सिन पे टिक करना है। क्लिक करने के बाद 15 और 21 बताने हैं। खुल जा सिम सिम। ऐसा ये बोलना नहीं पड़ता, आ जाता है, वो तो मैं टाइम पास कर रहा हूं। हाँ जी, ये देखो 21 डिजिट्स का है। पीछे सबसे स्टार्टिंग में एल है, एल मतलब लिस्टेड कंपनी। ये बिजनेस एक्टिविटी का कोड है। एमएच मतलब महाराष्ट्र की कंपनी है, 1973 में बनी है, पीएलसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी। और ये रजिस्ट्रेशन नंबर, ये कंपनी का हैप्पी बर्थडे 8 मई को है, 1973। ये सावित्री जी, सॉरी, ईमेल आईडी है कंपनी की ऑफिशियल। अरे ईमेल आईडी ऑफिशियल ईमेल आईडी, बाकी किसी पे मत जाओ तुम लोग, ठीक है?
कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस नरीमन पॉइंट के पास में है, नरीमन पॉइंट पे मत जाना। ये लो कंपनी की ऑथराइज कैपिटल, कंपनी की ऑथराइज कैपिटल और उसके नीचे है पेड अप कैपिटल। बस 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 बस, एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। ये हो गई इंफॉर्मेशन फ्री वाली। लोन देखना है कंपनी के ऊपर, खत्म हो गया। 290 एंट्रियां हैं, मतलब इसमें पे भी किया है, तुम क्या बात, यहाँ पे लिखा हुआ है कब लोन लिया, कब पे किया, सब ऊपर डेट है। ये पूरी मतलब इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं अपन। खत्म ही नहीं हो रहा है तो यार। ये डेट ऑफ क्रिएशन मतलब कब लोन लिया, डेट ऑफ सेटिस्फेक्शन का मतलब होता है रीपेमेंट, ध्यान रखना रीपेमेंट को यहाँ पे सेटिस्फेक्शन बोलते हैं, ठीक है। लोन के अमाउंट तो देखना मत, लोन का अमाउंट तो गलती से भी मत देखना। आया, सेटिस्फेक्शन मतलब लोन का रीपेमेंट। हाँ जी, डायरेक्टर देखने, देखो नीता मैम नहीं है इसमें, बच्चे सारे हैं, मुकेश जी भी हैं और नीचे ईशा, आकाश, अनंत सब हैं अपने, नीता जी नहीं है। देख लो भले चाहो तो, देख लो आप लोग, नहीं है क्या है क्या आया। अच्छा, एक और चीज आप लोग को ये जानना है कि मुकेश जी और कंपनियों और कौन कौन सी कंपनियों में डायरेक्टर हैं, इवन कौन कौन सी एलएलपी में पार्टनर हैं। ये आपको दिख रहा है नंबर 1, ये नंबर को बोलते हैं डिन, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। एक डायरेक्टर को उसके नंबर से पहचानते हैं, नाम से नहीं पहचानते। एक बार सर्च करना सबसे पहला डिन किसको मिला है, मजा आ जाएगा। इनको तो 1695 का नंबर का मिला है, इनसे पहले भी लोगों को मिल चुका है, सीरियल नंबर ही मिला होगा सबको। फर्स्ट नंबर जब डिन की कंसेप्ट आई थी, सबसे पहले डिन, पहला डिन किसको रेस्पेक्ट में दिया गया था, पता होना चाहिए चीज कि इससे बड़ी रेस्पेक्ट क्या होगी। फर्स्ट नंबर का डिन, ठीक है ना, मिल गया ना। मतलब थोड़ा सा जनरल नॉलेज रहनी चाहिए, किताबी कीड़ा नहीं बनना है अपन को। अच्छा, ये मुकेश जी को देखना है कहां कहां पर है, ये क्लिक कर दिया डिन के ऊपर, फिर बताओ इनको तो बस ये टाइम पास है इधर का, ये हो गया। ये देखो इतनी कंपनियों में डायरेक्टर है, ये आपकी जियो भी है इसमें, इतनी कंपनियों में डायरेक्टर है, देख लो आप। एक डायरेक्टर 20 कंपनियों में डायरेक्टर बन सकता है मैक्सिमम, ध्यान रखना। ये एक केडीए भी है, केडीए नीचे, इनके भी डायरेक्टर हैं वो। लिस्टेड कंपनी जस्टिफाइड कर सकते हैं उसमें एल देख के, कौन कौन सी कंपनी लिस्टेड है वो भी जस्टिफाइड कर सकते हैं। नीचे एलएलपी, एलएलपी में आधे पार्टनर बन सकते हैं। ये 5 एलएलपीओ के पार्टनर है, ये 5 एलएलपी आपके सामने है, इनमें भी पार्टनर है, और किस दिन पार्टनर बने वो डेट भी लिखी हुई है। अगर छोड़ दिए होते तो ये छोड़ दिया, नीचे वाली पार्टनरशिप 2013 में छोड़ दिए, डिटेल पूरी मिलेगी। अभी करंट में कहां कहां है और कहां कहां आज तक छोड़ चुके हैं, सब मिलेगी। देखो नीचे डिटेल लिखी हुई है, यहां पे इन्होंने छोड़ दिया इस तारीख को, तो 4 एलएलपी में पार्टनर है। ध्यान मेरे बच्चे, अब पता पड़ा फ्री में कितनी इंफॉर्मेशन मिलेगी और पैसों में कितनी मिलेगी। पैसे सिर्फ 100 रुपए हैं, वो अभी नहीं बता सकता इसमें, वो लॉगिन करना पड़ेगा। मैं तो कर सकता हूं, लॉगिन करना पड़ेगा। 100 रुपए का पेमेंट, उसमें ऑप्शन आता है किस कंपनी के चाहिए सर्च करो, ऑप्शन आता है, फिर पेमेंट करने के बाद आप डाउनलोड करो। लेकिन उसमें ऐसा रहता है 3 घंटे में जितना डाउनलोड, 3 घंटे का टाइम मिलता है, हाई स्पीड चाहिए होती नेट में, लाइट बंद हो गई तुम गए काम से, 3 घंटे का टाइम मिलता है, उसमें डाउनलोड कर लो, नहीं तो सेशन एक्सपायर। और ये वैलिड, पेमेंट वैलिड है 7 दिन, और जब आपने डाउनलोड करना चालू किया उतने से 3 घंटे में चालू डाउनलोड करना चाहिए, बस एक बार में। और अगर आपने आज डाउनलोड नहीं किया, कल से करो तो कल भी कर सकते हो, 3 घंटे में कर लेना, लेकिन नहीं खत्म, फिर 100 रुपए वापस। डन मेरे बच्चे, अब आया तो हम इतनी सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ऐसा सेक्शन नंबर 399 बोलता है। मैंने भी वही बोला 399, मैंने थोड़ा अलग से बोला। तो 399 में सुनना मेरे बच्चे,
399 में क्या बताया गया है कि कंपनी, कोई भी पर्सन, एनी पर्सन, ध्यान से देखना, एनी पर्सन, कोई भी पर्सन कंपनी के डॉक्यूमेंट को, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट जो कहां रखे हुए हैं, आरओसी के पास, आरओसी के पास जितने भी डॉक्यूमेंट है ऑनलाइन एमसी की वेबसाइट पे मिल जाते हैं 100 रुपए का पेमेंट करने के बाद। लेकिन कौन से डॉक्यूमेंट जो कहां रखे हुए हैं, आरओसी के पास, वो आप लोग उसकी फोटोकॉपी, डाउनलोड वगैरह जो भी है प्रिस्क्राइब फीस का पेमेंट करने के बाद ले सकते हैं। सेक्शन नंबर 399, फीस बता दी मैंने 100 रुपए। बोलो आया? नीचे भी वही लिखा हुआ है। तो कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है? अगर किसी व्यक्ति ने डॉक्यूमेंट पढ़ा हो चाहे नहीं पढ़ा हो, हम तो ये प्रिज्यूम करेंगे कि उसके पास कंपनी के डॉक्यूमेंट की क्या थी, नॉलेज, और ये माना जाएगा कि तुमसे पूछ के ही किया गया है। इसको ही क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव नोटिस। बोलो आया? ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको भी रीड कर लेंगे। अब देखो, ये सेक्शन नंबर 5 अपन ने पढ़ लिया। वैसे ये इंट्रेंचमेंट प्रोविजन का भी मैंने बना के रखा है फ्लो चार्ट, और ये मैंने इसका एग्जांपल इंट्रेंचमेंट प्रोविजन का मैंने बताया था कि कंसेंट एसआर की जगह 90% लिख लो, तो वो इंट्रेंचमेंट प्रोविजन है, कर सकते हैं। फिर उसके बाद कंस्ट्रक्टिव नोटिस कैसे लिख के आएंगे एग्जाम में, सुनना, कंस्ट्रक्टिव नोटिस एग्जाम में कैसे लिख के आएंगे, पॉइंट वाइज लिख के आएंगे, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा तो पॉइंट वाइज लिखना पड़ता है। पहला पॉइंट, द ऑफिस ऑफ आरओसी इज पब्लिक ऑफिस, उसका इंस्पेक्शन कोई भी इंसान कर सकता है, वहां तक कोई भी इंसान पहुंच बना सकता है। दूसरा, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स आर एक्सेसिबल टू द ऑल द फॉर द इंस्पेक्शन, यानी कि कंपनी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनका एक्सेस सभी के पास है, आप उसका इंस्पेक्शन इजीली कर सकते हैं। देयरफॉर द एओए आर ओपन टू एनी पर्सन टू रीड, यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है और ये चेक कर सकता है कि कंपनी के एओए में वो प्रोविजन है कि नहीं है। तो दिस डॉक्ट्राइन प्रोटेक्ट द कंपनी अगेंस्ट द आउटसाइडर। ये डॉक्ट्राइन किसके अगेंस्ट में है, आउटसाइडर। क्यों आउटसाइडर? आउटसाइडर ने पढ़ा है तो अच्छी बात, नहीं पढ़ा है हम तो मान लेंगे तूने पढ़ लिया होगा। और प्रोटेक्शन किसको दे रहा है, बोलो आया? तो ये किसके अगेंस्ट में बात करता है, आउटसाइडर, और किसके फेवर में बात करता है, कंपनी। सो एज पर द डॉक्ट्राइन आउटसाइडर इज प्रिज्यूम टू बी नो ऑल द पावर ऑफ कंपनी एंड डायरेक्टर, यानी कि एमओए और एओए की पूरी क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। बोलो आया? अब मुझे बताओ डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या होता है। जिसे कंस्ट्रक्टिव नोटिस आउटसाइडर के अगेंस्ट में है और कंपनी के फेवर में है, ये अपोजिट, ये आउटसाइडर्स के फेवर में है और कंपनी के अगेंस्ट में है। तो ये क्या बोलता है, इंडोर मैनेजमेंट। इंडोर का मतलब इंटरनल, कोई भी आउटसाइडर कंपनी के साथ डील करना चाहता है तो उसको क्या पढ़ लेना चाहिए, एमओए और एओए। क्या पढ़ लेना चाहिए, एमओए और एओए। अगर उसने एमओए एओए पढ़ लिया तो हम इसके बाद ये बात करेंगे, और क्या बात करेंगे कि अगर तुमने एमओए एओए पढ़ लिया है तो कंपनी के इंटरनल अफेयर्स की जानकारी की जरूरत, दैट मींस कंपनी ने एसआर पास किया कि नहीं किया, ओआर पास किया कि नहीं किया, वो जानने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या पढ़ना है मेरे बच्चे, एमओए और एओए। अगर आपने एमओए एओए पढ़ लिया, तो आप लोग को प्रोटेक्शन मिल जाएगी। और ये डॉक्ट्राइन कौन से केस में बताया गया था है, जरा बताओ। रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कोएंड, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कोएंड। अल्ट्रा वायरस में कौन सा केस लिखोगे, एशबरी। यहां पे कौन सा केस लिखोगे, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कोएंड। क्या केस हुआ था, रॉयल ब्रिटिश बैंक और एक टर्कोएंड, एक कंपनी थी जिसने रॉयल ब्रिटिश बैंक को क्या इशू किए थे, बॉन्ड, क्योंकि यहां से उसने लोन लिया था। एक्चुअली लोन तो नहीं लिया था, वो आप लोग समझते हो करंट अकाउंट पे वो लिमिट मिलती है पैसे विड्रॉ करने के लिए, ओवरड्राफ्ट की लिमिट, कैश क्रेडिट की लिमिट, उसके बदले में बॉन्ड गिरवी रखवाए थे यहां पे सिक्योरिटी पर्पस के लिए। तो कंपनी के एमओए में लिखा हुआ था कि कंपनी बॉन्ड इशू कर सकती है, जो रॉयल ब्रिटिश बैंक ने पढ़ लिया था। और एओए में लिखा हुआ था कि बॉन्ड कौन इशू करेगा, डायरेक्टर। ये बॉन्ड कौन इशू करेगा, डायरेक्टर। और रॉयल ब्रिटिश बैंक ने एमओए एओए पढ़ा था और कंपनी के बिहाफ पे ये बॉन्ड कौन गिरवी रखवाने गया था, डायरेक्टर। तो यानी कि एमओए एओए के अनुसार ही है।
लेकिन एओए में एक और चीज लिखी हुई थी कि इस डायरेक्टर को शेयर होल्डर ऑथोराइज करेंगे। कौन ऑथोराइज करेंगे? तब जाके डायरेक्टर क्या करेगा, ये शेयर्स रखवाने, बॉन्ड रखवाने कहां जाएगा? रॉयल ब्रिटिश बैंक के पास। लेकिन कंपनी ने रिजोल्यूशन पास ही नहीं किया, और डायरेक्टर बिना रिजोल्यूशन पास करे बॉन्ड कहां पे रखवा के, गिरवी रखवा के आ गया रॉयल ब्रिटिश बैंक, और उससे कैश क्रेडिट की फैसिलिटी ले ली कंपनी के बिहाफ पे। जब रिलीज की बारी आई तब कंपनी ने बोला कि ये बॉन्ड से आप पैसा रिकवर कर, मतलब ये कंपनी का वाइंड अप हो गया था। वाइंड अप करने के बाद हम एक लिक्विडेटर अपॉइंट करते हैं, याद है किसी को? कंपनी का वाइंड अप होता है, इंसॉल्वेंट होती है तो लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ था टर्कोएंड। तो टर्कोएंड गया था रॉयल ब्रिटिश बैंक के पास कि ये बॉन्ड तुम्हारे ऊपर गिरवी नहीं माने जाएंगे, क्योंकि हमारे एओए में लिखा हुआ है कि डायरेक्टर गिरवी रखवाएगा तब जब उसको शेयर होल्डर ने क्या किया होगा? ऑथोराइज। और हमारे शेयर होल्डर ने डायरेक्टर को ऑथोराइज, तो ये गिरवी रखवाना इनवैलिड है, और ये हम बॉन्ड कहीं और बेच रहे हैं। अब हम तुम्हें नाम पे बेचेंगे नहीं, इससे तुम्हें पैसा मिलने वाला नहीं है। तो ये रॉयल ब्रिटिश बैंक कोर्ट में चला गया, और उन्हें कोर्ट में बोला कि मैंने तो एमओए एओए पढ़ा था, अब कंपनी ने ओआर पास किया कि नहीं किया, मेरे को क्या मतलब उस चीज से? क्या कंपनी मुझे जनरल मीटिंग में बुलाती? क्या मैं शेयर होल्डर हूं? क्या मैं डायरेक्टर हूं? कोर्ट ने फिर ऑर्डर पास किया। क्या ऑर्डर पास किया? कि जो आउटसाइडर है, आउटसाइडर को सिर्फ एमओए एओए पढ़ना है, इंटरनल अफेयर्स की कोई जानकारी की जरूरत, बोलो आया? इंटरनल अफेयर्स की जानकारी की जरूरत डन। तो उसने अगर एमओए एओए पढ़ लिया, ओआर एसआर चाहे कंपनी ने पास नहीं किया हो तो भी ये अल्ट्रा वायरस नहीं है, वैलिड है, और सामने वाले को पेमेंट मिलेगा। सामने वाले को पेमेंट, तो एग्जाम में कैसे लिख के आएंगे? डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। पहला, दिस डॉक्ट्राइन इज एक्सेप्शन ऑफ द कंस्ट्रक्टिव नोटिस, एम आई राइट? एक्सेप्शन रिगार्डिंग कंस्ट्रक्टिव नोटिस किसकी हेल्प करता है मेरे बच्चे? कंपनी की, और किसके अगेंस्ट में है? आउटसाइडर। लेकिन इंडोर मैनेजमेंट अपोजिट, ये क्या बोलता है मेरे बच्चे? कि ये प्रोटेक्शन किसकी करता है? आउटसाइडर। और किसके अगेंस्ट में है? ठीक है, जैसा कि इसको टर्कोएंड रूल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका एक फेमस केस है, कौन सा? रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कोएंड। इट सेज दैट, ये केस में लिखा हुआ है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ड्यूटी ऑफ द आउटसाइडर। ये आउटसाइडर की ड्यूटी नहीं है कि वो इंटरनल रेगुलेशन की जानकारी ले। कंपनी के इंटरनल क्या चल रहा है उसकी जानकारी की जरूरत, उसको लेने की जरूरत नहीं है। आउटसाइडर बाउंड होगा सिर्फ एमओए एओए पढ़ने का। एमओए एओए पढ़ लो, दैट्स इट। इंटरनल अफेयर्स की जानकारी की जरूरत नहीं है। द बेनिफिट ऑफ दिस डॉक्ट्राइन विल बी अवेलेबल ओनली इफ आउटसाइडर्स हैव रीड एमओए एंड एओए। बोलो आया? तब जाके इसका क्या मिलेगा उसको? बेनिफिट। तो इसको मैं स्किप कर रहा हूं, इसमें वही लिखा हुआ है जो मैंने आपको आम शब्दों में वहां पे बता दिया। ठीक है, अब सुनना, इसके एक्सेप्शन कब आउटसाइडर को इंडोर मैनेजमेंट की हेल्प नहीं मिलेगी? हमने क्या देखा? आउटसाइडर्स को इंडोर मैनेजमेंट की हेल्प मिलती है। एक्सेप्शन मतलब उसको हेल्प मिलने वाली नहीं है। कब? जब उसको एक्चुअली कंपनी की इरेगुलरिटी की नॉलेज हो। ये कब होगा? जब उसको एक्चुअल में पता था कंपनी इंसॉल्वेंट होने वाली है, कंपनी ने ओआर एसआर पास नहीं किया सही में। ये कब पता होगा? जब वो खुद कंपनी का डायरेक्टर होगा, कंपनी के शेयर होल्डर होगा। शेयर होल्डर होगा तो पता ही होगा ना जनरल मीटिंग हुई कि नहीं हुई। तो बेटा इसमें लिखा हुआ है, ये रूल आउटसाइडर को या उस व्यक्ति को प्रोटेक्ट नहीं करेगा जिसके पास कंपनी की इरेगुलरिटी की जानकारी हो, चाहे एक्चुअल चाहे कंस्ट्रक्टिव। जैसा कि इस केस में बताया गया है कि जैसे कंपनी का कोई डायरेक्टर है, अब डायरेक्टर को तो पता होगा ना ओआरएसआर पास हुआ कि नहीं हुआ, तो इसलिए अगर वो आउटसाइडर डायरेक्टर ही था उसको कोई प्रोटेक्शन मिलने वाली नहीं है। या फिर तुमने नेग्लिजेंस किया है, इसकी जगह अपन लिख सकते हैं नेग्लिजेंस, लापरवाही।
जैसा कि कौन से केस में बताया गया है, आनंद बिहारी लाल। अब ये आनंद बिहारी लाल का केस क्या है सुनना। आनंद बिहारी लाल क्या है, एक पर्सन है, मान लो ये भाई, ये अपना अभय। अभय मान लो एक कंपनी का अकाउंटेंट, अकाउंटेंट समझते हो, मुनीम, लिखा पढ़ी करने वाला। ठीक है, सुनना, मस्त कहानी है, आनंद बिहारी की बढ़िया कहानी है, देखो तो सही। तो ये हमारा अभय कंपनी का अकाउंटेंट, कौन सी कंपनी का, किसी भी कंपनी का छोड़ो, कंपनी का अकाउंटेंट। ठीक है, इसको कंपनी ने अपॉइंट किया एज अ मुनीम, बार बार बोल रहा हूं, नहीं नहीं मुनीम, तो इसको रखा और इसकी तनख्वाह रखी 10,000 रुपए महीना। एग्जाम्पल एग्जाम्पल, अरे भाई एग्जाम्पल एग्जाम्पल, 10,000 रुपए महीना। ठीक है, साल भर का कितना, 1,20,000। ठीक है, भाई ईमानदारी से काम करता है, कंसिस्टेंसी है, एक छुट्टी नहीं मारता, कंटिन्यूसली। कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन का दूसरा नाम था अभय कंपनी के लिए, और कंपनी भी इसके साथ थी कांस्टेंट। 5 साल हो गए इसको आज कंपनी में काम करते करते, लेकिन कंपनी ने कभी इसकी सैलरी बढ़ाई, कांस्टेंट, कंसिस्टेंसी का एग्जांपल। ठीक है, इसकी कभी सैलरी, और इसने कभी बोला भी नहीं कि मेरी सैलरी बढ़ाओ। अरे कहानी समझ रहे हो ना। ठीक है, अब इसके मन में एक दिन, यार ये कंपनी सैलरी नहीं बढ़ा रही यार, इसके घर में बीवी बेटी 5 बच्चे बैठे, 5 साल हो गए ना, तो 5 बच्चे, बच्चे तो बढ़ गए लेकिन सैलरी नहीं बढ़ी। लेकिन इसका दिमाग खराब हो रहा, जैसे अभी बैठा है हाथ पकड़ के, बेटा मजाक के एग्जाम्पल है, चीज याद रहेगी एग्जाम तक। हाँ, अब इसने क्या करा सुनना, बंदा बहुत तेज है दिमाग से, हाँ ये बात हल्के में मत लेना, बंदे को शक्ल पे मत जाना। तो इस बंदे ने क्या करा, इस बंदे ने क्या करा सुनना, ये पड़ोस में भाई बैठा हुआ, भाई का नाम कबीर, कबीर बैठा हुआ, तो ये कबीर को बोलता, कबीर इसका बेस्ट फ्रेंड। अरे एग्जाम्पल 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 एग्जाम्पल, तो इसने कबीर को बोला, सुनो 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 सुनो, कबीर को बोला, कबीर मेरी कंपनी एक फ्लैट बेच रही है बहुत सस्ते में, कहाँ, गोवा में, बीच के सामने, खिड़की खोलेगा दिखेगा बीच। ठीक है, बढ़िया, समझ में आया, अरे समझ गए ना तुम लोग। हाँ, तो वही खिड़की वाला इसको बकायदा ये दिखा के आया कि देख खिड़की से सब दिख रहा है, बीच, खुला समुंदर। ठीक है, और बहुत सस्ते में बेच रही है, कंपनी को पैसे की जरूरत है, सिर्फ 10 लाख रुपए में फ्लैट। कबीर ने बोला क्या बात कर रहा है, 10 लाख रुपए, अभी डील करते हैं। इसने 10 लाख रुपए दिए अभय को, और इसने बढ़िया कागज वागज बना के स्टैम्प पेपर पे वगैरह वगैरह सब इसके नाम पे करवा दिया। बंदा 10 लाख रुपए गढ़ ले गया, बीवी को दिया, बीवी खुश। अब दूसरे दिन कंपनी आई, कंपनी ने ताला लगा दिया फ्लैट पे, वो रोने लग गया, फ्लैट तो मेरा है, केस कर दिया। कोर्ट ने बोला कबीर थोड़ा समझदार तो बन, कभी भी कोई प्रॉपर्टी खरीदो तो पहले इन्वेस्टिगेशन तो करो कि प्रॉपर्टी किसकी है। इसने बोला हाँ कंपनी की है, करा इन्वेस्टिगेशन, तो कंपनी की है, तो क्या कंपनी की प्रॉपर्टी मुनीम बेचेगा कि डायरेक्टर बेचेगा? तो वो डायरेक्टर है क्या, मुनीम है वो तो मुनीम कब से प्रॉपर्टी बेचते भाई? तो तुमने लापरवाही करी है, कोई प्रोटेक्शन नहीं, गए तुम्हारे पैसे, ये फ्लैट कंपनी का है। सर फिर इसको पैसे, तू कर इसके ऊपर केस, पर्सनल है वो तुम्हारा। समझ में आया, आउटसाइडर को प्रोटेक्शन। अब ये इतना मस्त केस इतनी सी लाइन में बता दिया है, पढ़ लो बोले चाहो तो 3 लाइनें। ये केस इन 3 लाइनों में एक्सप्लेन है, पढ़ के देखो 3 लाइनें। आनंद बिहारी का केस, अच्छा 2-2 केस दे रखे हैं, एक ही याद करना है।
हाँ, दो लिखेंगे तो भी उतने नंबर, एक लिखेंगे तो भी उतने नंबर, तो एक ही लिख के आएंगे ना। हाँ, ये केस भी याद करो ना, आनंद बिहारी क्या बात है तुम्हारी। दिन शो तो याद ही रहता है हमको तो। कोई बात नहीं बेटा। आया? अरे आया क्या? केस लो हमेशा मजाक मस्ती की तरह ही पढ़ा करो, इजीली याद हो जाएगा, नहीं तो ढूंढते रह जाओगे कि कहाँ गया वो। ठीक ठीक है। अब ये आनंद बिहारी देखोगे ना, क्या बात है तुम्हारी, वो खिड़की याद आएगी गोवा की। अरे वो समझ गया, वो कबीर को समझाना था वो तो। आगे समझ में आ गया? चलो, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, फोर जरी, है ना, फोर जरी, जरी का काम सुनो, मतलब नकली, नकली साइन। हमेशा ध्यान रखना, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सबने पढ़ ही रखा है। फोर्जरी करते हो तो हमेशा वोइड ही रहेगा, चाहे बोनाफाइडली किया हो चाहे मेलाफाइड इंटेंशन से किया हो, हमेशा क्या होता है, और फोर्जरी में कभी प्रोटेक्शन मिलती भी नहीं है। तो ध्यान रखना, इंडोर मैनेजमेंट में यहां पे भी कोई प्रोटेक्शन मिलने वाली, अगर आपको एग्जाम में और पॉइंट लिख के लाने, इसके एक्सेप्शन और हैं। जैसे पहला तो क्या था हमारा मेरे बच्चे, इरेगुलेटरी की नॉलेज हो। दूसरा हमने पढ़ लिया नेग्लिजेंस, एक्चुअल में इसका पॉइंट नेग्लिजेंस। हेलो? चलो, आया? तो सुनो, एग्जाम में हम लोग एक दो पॉइंट तो एक्स्ट्रा लिख के ही आएंगे। पहला पॉइंट क्या था मेरे बच्चे इसमें, इरेगुलेटरी की नॉलेज हो। दूसरा क्या था, नेग्लिजेंस। तीसरा क्या है, फोर्जरी। फोर्थ हम लिख के आएंगे, हाँ यार ये लड़का मानेगा नहीं यार सच्ची में, है ना, मान जाया कर यार बेटा यार। हाँ, एजेंसी पढ़ा, एजेंसी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट का लास्ट वाला, एजेंसी। फिर पांचवा लिख के आना, नो नॉलेज ऑफ एमओए एओए। अगर एमओए एओए नहीं पढ़ा तो आपको क्या प्रोटेक्शन मिलेगी क्या? तो ऐसे 5 पॉइंट लिख के आएंगे तो नंबर तो देगा कम से कम। मतलब ये 5 पॉइंट इसलिए, 3 पॉइंट होते हैं तो एक तो अपन भूल ही जाते हैं, तो 2 लिख के आएंगे अच्छा भी नहीं लगता, 5 होंगे तो 3 तो कंफर्म ही लिख के आएंगे, क्योंकि उसको तो 3 ही पता है। हाँ जी, एजेंसी में अब वो केस लो है, वो लिखवाना पड़ेगा, थोड़ा डिटेल हो जाएगा, वो सिलेबस में नहीं है ना। हाँ जी, डन। और आपका चैप्टर होता है खत्म। जल्दी से बोलो इधर। पहला, अब फाइनली लिख लेते हैं अपन, सेक्शन नंबर 1, एप्लीकेबिलिटी किस किस के ऊपर एप्लीकेबल है, कंपनी, बीसी, आईसी, ईसी, याद आ रहा है कुछ? बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। सेक्शन नंबर 2 में डेफिनेशन, डेफिनेशन में 2(6), अच्छा 6 में हम लोग क्या याद रखेंगे, 20% वोटिंग राइट्स, लेकिन पहले हम क्या लिखेंगे, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, याद आ रहा है? फिर हम लोग 2(11) जिसमें बीसी की डेफिनेशन थी, बॉडी कोऑपरेट, और इसमें हमको वर्ड क्या लिखना था, इंक्लूड। फॉरेन कंपनी लिखोगे कि कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, दोनों में डिफरेंस था। 220 किसकी डेफिनेशन, कंपनी मीन्स अ कंपनी, इंसान मीन्स इंसान। 221 कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अल्फाबेट बताया था,
जी पहले आता है, एस बाद में आता है, इसमें सारा अल्फाबेट का खेल है। 222 कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, शेयर्स में कितने रुपए के लायबल होगा, अनपेड। और गारंटी वाली कंपनी में गारंटी अमाउंट, और गारंटी अमाउंट कहां लिखा हुआ होता है, एमओए में। वेरी गुड, ये कीवर्ड्स याद रखना सब। फिर उसके बाद 42 कौन सी कंपनी थी, फॉरेन कंपनी, याद आ रहा है, फॉरेन की क्या होनी चाहिए, बीसी या कंपनी विच इज इन, अरे अरे तुम लोग, क्या फॉरेन की पार्टनरशिप इंडिया में फॉरेन कंपनी बुला सकती है क्या, नहीं। फॉरेन की क्या होनी चाहिए, कंपनी या बीसी होनी चाहिए, बॉडी कोऑपरेट। और इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया हैविंग पीओबी इन इंडिया, चाहे रूम में हो। याद है एग्जांपल, कल एग्जांपल देखा था अपन ने अभय का, रूम, अभय शेख, याद आया कुछ। 45 में कौन सी कंपनी, गवर्नमेंट। अच्छा, गवर्नमेंट कंपनी में 51% किसका, पेड अप शेयर कैपिटल, वोटिंग पावर नहीं, पेड अप शेयर कैपिटल। फिर 46 में क्या था, होल्डिंग, होल्डिंग कंपनी में क्या 51 लिख के आओगे, नहीं, मना किया था। होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन है हैविंग वन और मोर सब्सिडरी, दैट्स इट, एक या एक से ज्यादा सब्सिडरी होनी चाहिए। फिर उसके बाद हम लोगों ने किसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, 62 ओपीसी नॉर्मल था, 68 प्राइवेट कंपनी में 3 रेस्ट्रिक्शन एओए के अंदर, 69 में प्रमोटर में 3 पॉइंट तीनों में और था। सीएसीएस प्रमोटर बन सकता है, सीएसीएस प्रमोटर बन सकता है, कौन से वाले पॉइंट में, ए बी सी, फर्स्ट और सेकंड, सी पॉइंट में, याद आ रहा है एक्सेप्शन, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो वहीं बनेगा। 71 में पब्लिक, जो प्राइवेट नहीं होती वो क्या होती है। 72 में पीएफआई, पीएफआई में कौन कौन था, एलआईसी, यूटीआई, आईडीएफसी, एलआईसी, यूटीआई, आईडीएफसी। 285 छोटी कंपनी, छोटी कंपनी इज अ पार्ट ऑफ प्राइवेट की पब्लिक, प्राइवेट। 440 में एंड है कि और, एंड दोनों कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है। 87 सब्सिडरी, सब्सिडरी में 51 मोर देन 50% वोटिंग राइट्स या मोर देन 50% डायरेक्टर अपॉइंट कर रखे हो। और एक अपन ने वो पढ़ा था एग्जाम्पल, थ्रू आएगा कि टुगेदर विथ, थ्रू आएगा कि टुगेदर विथ सब्सिडरी, टुगेदर विथ, याद आ रहा है, टुगेदर विथ सब्सिडरी। आपने 50% से ज्यादा वोटिंग पावर चाहे अकेले ने लिए हो, चाहे तुमने सब्सिडरी के साथ मिलके लिए हो, टुगेदर विथ, थ्रू नहीं है वहां पे, एग्जाम्पल देखा था। और 92 में किसकी डेफिनेशन है मेरे बच्चे, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड कंपनी। सेक्शन नंबर 3, 3 है तो कंपनियां भी कितनी, 3A, 6 महीने वाला पॉइंट। सेक्शन नंबर 4 एमओए, 5 एओए, और 6 एमओए एओए कैसे बनाएंगे, एज पर कंपनीज एक्ट। सेक्शन नंबर 7 इनकॉर्पोरेशन, जो हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं अभी तक, छूट गया था, घर पे दिया था पढ़ने के लिए, जो तुम लोगों ने पढ़ा भी नहीं। सेक्शन नंबर 8, देखो सेक्शन नंबर 7 छूटा हुआ है, लिखने से ये फायदा है कि पता चल गया। सेक्शन नंबर 8 तो पता है कंपनी है ना। सेक्शन नंबर 9 भी छूटा हुआ है अभी तक। सेक्शन नंबर 10 भी छूटा हुआ है, तुमको मैंने घर पे पढ़ने के लिए दिया है। और सेक्शन नंबर 10A भी छूटा हुआ है, तुम लोग पढ़ते नहीं हो। फिर उसके बाद अगला क्या पढ़ा अपन ने, 43, 44, 45, 46, और हमने फिर अदर पढ़े थे, फीचर्स, डॉक्ट्राइन, ये सब। तो हम सीधा सेक्शन नंबर 7, 9, 10 और 10A, 10A तो एग्जाम में आ चुका है एक बार, जब बच्चे छोड़ के आए थे समझ में भी नहीं आया था कि उसी का ही सेक्शन है, ये वही है क्या। चलो आओ पढ़ते हैं, कहां गया वो, निकालो भाई। हाँ 406 और 455, ठीक है, पढ़ाना मैटर करता है, पढ़ा दिया है पूरा, हाँ, छूटना नहीं चाहिए कोई। 399, वेरी गुड। अरे पेज नंबर बताओ ना कहां था, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, चलो ये रहा। देखो ध्यान से बेटा, सेक्शन नंबर 10 से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, 9 से भी आ चुका है, 10A से भी आ चुका है, और सेक्शन नंबर 7 इनकॉर्पोरेशन तो आता ही है। मतलब काम के सेक्शन है सारे, छोड़ नहीं सकते इनको।
ठीक है, अभी आईएमपी भी टिक करेंगे अपन लोग, आईएमपी भी टिक करेंगे कि एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक को सही से देख के आए। तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, कृपया दिल ना उड़ाए, सेक्शन नंबर 7, कुछ नहीं, वो मैं जब बोलता हूं तो जिसको बोलता हूं वो समझ में आ जाता है। हाँ जी, तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, सुनना, अगर आप कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करना चाहते हो, ध्यान से देखना, एक्स्ट्रा वर्ड्स बहुत सारे बताऊंगा जो बुक में भी नहीं है, लिख के आओगे तो दूसरे बच्चों से कंपेयर करेगा और अच्छे नंबर देगा। लो में 60+ मार्क्स लाना है तो आपका जो लिखने का तरीका होना चाहिए दूसरों से थोड़ा अलग होना चाहिए, तभी जाके एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे, नहीं तो नॉर्मल एवरेज मार्किंग होती है। एक्स्ट्रा नंबर चाहिए तो कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। क्या लिखा हुआ है, कंपनी जो बनाता है उसको क्या बोलते हैं, प्रमोटर। ध्यान से देखना बेटा, आप ध्यान से देखना, शॉर्ट में लिख रहा हूं, 2 पेज की जो प्रोसीजर है अपन शॉर्ट में लिख रहे हैं, यहां पे बुक में से भी देख लेंगे, और यही लिखा हुआ है बुक में, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कंपनी बनाने वाले को क्या बोलेंगे मेरे बच्चे, प्रमोटर। प्रमोटर अगर कंपनी बनाना चाहता है तो वो आरओसी के पास, आरओसी हर स्टेट में कितने होते हैं मेरे बच्चे, 1, एमपी का आरओसी कहां पर है, ग्वालियर। तो सुनना, प्रमोटर इतने सारे फॉर्म किसके पास भेज देता है, आरओसी। इतने सारे फॉर्म किसके पास भेज देता है, आरओसी। ये हमारा एक्स्ट्रा पॉइंट हो जाएगा। कौन कौन सा फॉर्म भेजेगा, INC 32, इस फॉर्म का नाम है स्पाइस प्लस। क्या नाम है इसका, स्पाइस प्लस। स्पाइस प्लस की भी फुल फॉर्म है सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी इलेक्ट्रॉनिक प्लस। पहले स्पाइस था, फिर स्पाइस प्लस हुआ है, प्लस मतलब उसमें एक्स्ट्रा चीजें जोड़ी गई हैं। ठीक है, तो कौन सा फॉर्म भेजेंगे, INC 32, जिसके साथ अटैच क्या करेंगे, डिक्लेरेशन। क्या अटैच करेंगे, डिक्लेरेशन। और ये डिक्लेरेशन देंगे 2 जने, डिक्लेरेशन देंगे 2 जने। कौन से 2 जने, एडवोकेट, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट। इन चारों में से कोई एक, अभी तो बोला सर 2, इन चारों में से कोई एक, एंड कंपनी का डायरेक्टर, कंपनी का मैनेजर, या कंपनी में जो CS काम कर रहा है वो, उन तीनों में से कोई। इस तरह से हो गए कितने जने, ये दोनों जने डिक्लेरेशन देंगे, घोषणा करेंगे कि कंपनी बनाने में जो कंडीशन और रिक्वायरमेंट दे रखी हैं सब हमने फुलफिल। एक और डिक्लेरेशन, एक और डिक्लेरेशन, लेकिन कौन देगा, सब्सक्राइबर। कौन देगा, सब्सक्राइबर, मतलब जिन्होंने MOA पे साइन करी है। क्या थे MOA पे साइन, सब्सक्रिप्शन क्लोज, एसोसिएशन क्लोज। मिनिमम कितने लोग साइन करते हैं, 1 to 7, और जो साइन करता है कम से कम 1 शेयर लेना, तो उनको बोलते हैं सब्सक्राइबर। क्या बोलते हैं उनको, तो सब्सक्राइबर भी डिक्लेरेशन देगा। फर्स्ट डायरेक्टर, कंपनी में जो पहली बार डायरेक्टर बना, वो भी डिक्लेरेशन देगा। क्या डिक्लेरेशन, कि जितनी भी हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट है और ट्रू है, सच है। जो भी इंफॉर्मेशन है सारी इंफॉर्मेशन क्या है, सच। और कंपनी की क्या दे देंगे, एड्रेस। ये तीनों चीजें हम किसके साथ अटैच कर देंगे मेरे बच्चे, INC 32 के साथ। समझ में आया, ये तुम्हारी बुक में है एक्स्ट्रा। और भी अटैच करना पड़ता है, नाम, कंपनी का नेम भी यहीं से अप्रूव हो जाता है बेटा। अलग से कोई फॉर्म नहीं है नेम अप्रूव करवाने का, कंपनी का नाम तो रखोगे ना, तो नेम भी यहीं से अप्रूव हो जाता है, कंपनी का नाम। समझ में आया, ठीक है। फिर उसके बाद INC 33, ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का है बेटा। MOA इलेक्ट्रॉनिक जाता है, इलेक्ट्रॉनिक MOA, ये है इलेक्ट्रॉनिक AOA, इलेक्ट्रॉनिक AOA, इलेक्ट्रॉनिक MOA, इनके फॉर्म है अलग अलग। और एक INC 35 भेजेंगे, अजाइल प्रो S। पहले अजाइल था, फिर अजाइल प्रो हुआ, अब अजाइल प्रो S। बिल्कुल मोबाइल का नाम ही दिख रहा है ये तो। अच्छा, ये क्या है, ये बहुत काम की चीज है। क्या, अजाइल प्रो S।
इसमें इंफॉर्मेशन जाती है, अगर आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाना है वो भी अभी से हो जाएगा। मतलब जीएसटी का अलग से करवाने की जरूरत, बैंक अकाउंट ओपन करवाना है यहीं से हो जाएगा। अजाइल प्रो में इंफॉर्मेशन डाल दो, बैंक अकाउंट भी ओपन हो जाएगा। आपको परमानेंट अकाउंट नंबर चाहिए वो भी मिल जाएगा कंपनी का। 10 टीडीएस अकाउंट नंबर वो भी यहां से मिल जाएगा। इवन प्रोफेशनल टैक्स, ईएसआई, इंप्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड नहीं लिखवा रहा, इतना बहुत है। इन सब का भी पता है यहां पे क्यों अप्लाई करते हैं, फ्री में हो जाता है। हाँ जी, अब आंखें खुली और क्लाइंट से पैसे ले लो, तो कौन सा पता है। अलग से अप्लाई करोगे तो एक्स्ट्रा चार्जेस रख देंगे, अलग से पैसे लगेंगे, पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए अलग से पैसे लगेंगे, सब यहां से हो जाएगा। भेजो ये सब सारे डॉक्यूमेंट आरओसी के पास। आरओसी सेटिस्फाइड तो क्या दे देगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। क्या दे देगा, जिस पे लिखा हुआ होता है सिन, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब सुनना, ये सेक्शन नंबर 7 हो गया। इसके बाद लगता है सेक्शन नंबर 9, कॉन्क्लूसिव एविडेंस। अगर एक बार आपको सीओआई मिल गया तो ये कॉन्क्लूसिव एविडेंस है कि कंपनी बन गई, आपके इनकॉर्पोरेशन के ऊपर कोई चैलेंज नहीं कर सकता। और जो डेट एग्जाम में आ चुका है, जो डेट सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में लिखी हुई है उसी दिन से कंपनी का एग्जिस्टेंस मानेंगे, उसी दिन से कंपनी बॉडी कोऑपरेट है, उसी दिन से कंपनी परपेचुअल सक्सेशन है, उसी दिन से कंपनी अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है, सारे काम उसी दिन से कर सकती है। जो डेट कहां लिखी हुई, वॉट एवर यहां कभी भी तुम्हें सीओआई मिला उससे मैटर नहीं करता, उसमें जो डेट लिखी हुई है वो मैटर करती है। एग्जाम में अलग अलग तरह से क्वेश्चन आता है, इस तारीख को सीओआई मिल गया लेकिन उसमें डेट ये लिखी हुई है, तो कब से कंपनी का एग्जिस्टेंस मानेंगे, जो डेट सीओआई में लिखी हुई है। सेक्शन नंबर 9, सेक्शन नंबर 9। फिर उसके बाद कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो गया, लेकिन कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती। अगर एक कंपनी को बिजनेस स्टार्ट करना है, बोरोइंग लेनी है, तो कंपनी के पास एक और सर्टिफिकेट होना चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, सीसीबी, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ये है सेक्शन नंबर 10A, जो अलग से एग्जाम में ये अटेम्प्ट छोड़ के पिछले अटेम्प्ट में पूछा था, बच्चों को समझ ही नहीं आया था। तो जैसे ही कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है, कंपनी कोई बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट नहीं कर सकती। अगर कंपनी कौन सी है, हैविंग अ शेयर कैपिटल, कंपनी है हैविंग अ शेयर कैपिटल, और वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है, तो उस कंपनी के डायरेक्टर को डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। सारे डायरेक्टर्स को इंडिविजुअली डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। क्या डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, कि हमारे सब्सक्राइबर ने कॉल्स का पेमेंट कर दिया है, उन्होंने शेयर्स, याद है एमओए पे साइन करते हैं, कम से कम एक शेयर लेना पड़ता है, तो वो जो शेयर्स लिए हैं उसका पेमेंट कर दिया है, ऐसा लिख के देना पड़ेगा। और हमारे रजिस्टर्ड ऑफिस का वेरिफिकेशन हो चुका है, वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, हमारे रजिस्टर्ड ऑफिस का वेरिफिकेशन हो गया है, और ये डिक्लेरेशन देना पड़ता है विद इन 180 डेज। फिर जाके किसको देना पड़ता है, आरओसी को, और आरओसी आपको फिर सीसीबी दे देगा। आया, क्लियर है, क्लियर है। अब एक सेक्शन बचता है, सेक्शन नंबर 10। ये मैं नहीं पढ़ा रहा बुक में से, तो देखो एक बार देख लेते चलो। हाँ बिल्कुल, ये देखो डॉक्यूमेंट्स कहां फाइल करने पड़ेंगे, आरओसी को डॉक्यूमेंट्स कहां फाइल करने पड़ेंगे, मैंने एक्स्ट्रा बताया कौन से फॉर्म में, स्पाइस प्लस में, INC 32, जिसके ऊपर सब्सक्राइबर की साइन होनी चाहिए। एमओए वगैरह एओए भेज देंगे, एमओए एओए का अलग से फॉर्म बता ही दिया मैंने, वो भेजेंगे। डिक्लेरेशन देंगे, क्या डिक्लेरेशन कौन देगा, एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस लिखवाया था, एंड भी लिखवाया था। और कौन देगा, जिसका नाम डायरेक्टर, मैनेजर, कंपनी सेक्रेटरी, इन तीनों में से कोई एक, और उन चारों में से कोई। और क्या देंगे कि हमने एक्ट की रिक्वायरमेंट का फुलफिल कर दिया है। सब्सक्राइबर डिक्लेरेशन देंगे कि हम कन्विक्टेड नहीं हैं, हमने कभी कोई फ्रॉड नहीं किया, और जो भी इंफॉर्मेशन डाले हैं सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट, कंप्लीट, ट्रू है, लिखवाई थी, करेक्ट, कंप्लीट, ट्रू, ये डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। कंपनी की एड्रेस,
डायरेक्टर्स के नाम वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें कहां फाइल कर देंगे? आरओसी। और आरओसी क्या दे देगा आपको? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये नॉर्मल सब बच्चे लिख के आएंगे, लेकिन अपन लोग इनके साथ फॉर्म भी लिख के लाएंगे तो एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे। और हर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में कंपनी का क्या लिखा होता है? सिन। अब ये सिन में हम एक्स्ट्रा क्या लिख के आएंगे? सिन कितने डिजिट्स का होता है? 21। अभी पढ़ाया था, मास्टर डाटा में दिखाया था, एमसी की वेबसाइट पे कितने डिजिट थे? 21। पहला वर्ड होगा यू या फिर, याद आ रहा है कुछ? ठीक है। और ये सारे रिकॉर्ड्स कहां पे मेंटेन किए जाएंगे? कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में। अगर आपने कंपनी बनाने में कोई फ्रॉड किया है, ये एग्जाम में आ चुका है, एग्जाम में ये, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, ये पॉइंट को ध्यान से देखना। जब तुम्हारी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो रहा है, देखो ध्यान से, उधर क्या लिखा हुआ है? एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन हो गया है कि चल रहा है? चल रहा है। अभी तक आपको सीओआई मिला, उसी समय आरओसी को पता चल गया कि तुमने जो डॉक्यूमेंट भेजे हैं सारे डॉक्यूमेंट फर्जी हैं, तो क्या करेगा आरओसी? तुमने डॉक्यूमेंट आरओसी के पास भेजे, आरओसी तुम्हारे इंफॉर्मेशन चेक कर रहा है और डॉक्यूमेंट फर्जी दिख गए, क्या करेगा? इनकॉर्पोरेशन करेगा? नहीं, तुम्हारा इनकॉर्पोरेशन क्या कर देगा? कैंसिल। और तुम्हारे ऊपर क्या लगा देगा? 447 की पेनल्टी। सुनना, 447 की पेनल्टी होती है फ्रॉड की। फ्रॉड की पेनल्टी कितनी है? फाइन एज वेल एज इंप्रिजमेंट। 447 की पेनल्टी याद कर लेना। क्या पेनल्टी है? फाइन या फिर नहीं, एंड इंप्रिजमेंट, जेल। फाइन कितनी? मिनिमम फाइन लगती है अमाउंट ऑफ फ्रॉड, और मैक्सिमम फाइन कितनी? 3 टाइम्स ऑफ फ्रॉड। जितना फ्रॉड किया है उसका 3 गुना। इंप्रिजमेंट कितनी? मिनिमम 6 महीने की जेल, मैक्सिमम 10 साल की जेल। ये 447 की आपकी पेनल्टी है, ये लगेगी। लेकिन एग्जाम में तो ये देगा इनकॉर्पोरेशन हो चुका, उसके बाद आरओसी को पता चला कि डॉक्यूमेंट फर्जी हैं। अब बताओ क्या होगा? अब तो कंपनी बन चुकी, अब कंपनी बन चुकी है, बाद में पता चलता है कि सारे डॉक्यूमेंट फर्जी है। अब क्या कर लेगा आरओसी? क्या करेगा? अगर पता चलता है कि फॉल्स इंफॉर्मेशन है, तो उस केस में 447 की पेनल्टी तो लगाएगा लगाएगा, साथ ही साथ किसके पास पहुंच जाएगा? एनसीएलटी के पास। अभी बताया था कंपनी लोग के सारे केसेस कहां जाते हैं? एनसीएलटी, स्पेशल कोर्ट है, क्वासी जुडिशियल। तो एनसीएलटी के पास जाएंगे और एनसीएलटी ऑर्डर पास करेगा। क्या ऑर्डर पास करेगा? तुम्हारा मैनेजमेंट चेंज कर देगा, यानी कि बीओडी पूरा चेंज कर देगा। मेंबर की लायबिलिटी अनलिमिटेड, जो प्रमोटर थे उनकी लायबिलिटी क्या कर देगा? अनलिमिटेड। या तुम्हारा नाम रजिस्टर में से काट देगा, इसी को बोलते हैं स्ट्राइकिंग ऑफ। तुम्हारा स्ट्राइक ऑफ कर देगा, अपने रजिस्टर में से काट देगा नाम। या तुम्हारा वाइंड अप का ऑर्डर पास कर देगा, या कोई दूसरा ऑर्डर पास करेगा जो उचित लगता हो। ये एग्जाम में लिखना था, ये एग्जाम में क्वेश्चन एक बार ही आया है बस, कि अगर इनकॉर्पोरेशन के बाद पता चलता है कि तुम्हारे डॉक्यूमेंट इनवैलिड हैं, तो उस केस में कहां जाते हैं? कहां जाते हैं मेरे बच्चे? और एनसीएलटी क्या पास करेगा मेरे बच्चे? नीचे लिखे हुए ये ऑर्डर मैनेजमेंट। अच्छा, इन सब में से एक ऑर्डर, सब में और लगा हुआ है, ध्यान से देखना, सब में और लगा हुआ है। ये टॉपिक बहुत कम बच्चे पढ़ के जाते हैं, छोड़ने की इच्छा जताते हैं, और इंस्टीट्यूट यहीं पे खेला खेल लेता है। आया समझ में? आया? अरे आया क्या? सेक्शन नंबर 9 इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन बता दिया कि जिसका भी नाम सीओआई में लिखा हुआ है, सॉरी, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के बाद वो कॉन्क्लूसिव एविडेंस है। कोई आपके ऊपर चैलेंज? देखो लिखा हुआ है मेंशन इन द सर्टिफिकेट। मैंने बताया था जो डेट सीओआई में लिखी हुई है, चाहे आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 2 दिन पहले ही मिल गया हो, डेट 2 दिन बाद की लिखी हुई है, जो डेट मेंशन है उसी दिन से कंपनी का क्या माना जाएगा? इनकॉर्पोरेशन। और उसी दिन से आप सेपरेट लीगल एंटिटी, बॉडी कोऑपरेट, ये माने जाओगे। डन?
सेक्शन नंबर 10। सेक्शन नंबर 10 किसका होता है? इफेक्ट ऑफ एमओए एओए। सुनना, एमओए एओए अगर रजिस्टर्ड हो गया तो वो बाइंडेबल नेचर का रहेगा। किस नेचर का रहेगा? बाइंडेबल, मतलब एमओए एओए में जो लिखा हुआ है वो सभी को मानना पड़ेगा। इसके ऊपर एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था। सुनो क्या क्वेश्चन आया था, सारे बच्चे छोड़ के आए थे क्योंकि यहां पे वो मेंशन ही नहीं है। सिर्फ इतना सा लिखा हुआ है कि जो एमओए एओए है वो किस नेचर का है? बाइंडेबल। सभी को क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। उसमें जो लिखा हुआ है कभी सभी को क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। लेकिन किसको? मेंबर। एक बात मुझे बताओ, एमओए फॉर आउटसाइडर्स, एओए फॉर इनसाइडर, मतलब डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर। उसमें जो लिखा हुआ है डायरेक्टर, शेयर होल्डर और कंपनी को क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। बाइंडेबल नेचर का है। किस नेचर का है? बाइंडेबल नेचर का। अब सुनना ध्यान से, एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया था? एक सोलिसिटर। सोलिसिटर समझते हो? मान लो एडवोकेट, वकील। वकील क्या कंपनी का एम्प्लॉय है? शेयर होल्डर है, डायरेक्टर है। शेयर होल्डर डायरेक्टर नहीं, इनसाइडर। कंपनी ने एओए में लिख लिया, मान लो कंपनी के चेयरमैन का जवाई साहब है, ठीक है, वकील। एओए में लिखवा दिया जवाई साहब ने शादी के समय कि कंपनी के एओए में लिख दो कि कंपनी मुझे कभी भी निकाल नहीं सकती जब तक कि मैं मिसकंडक्ट ना करूं। ठीक है, अब चेयरमैन ससुर साहब लिख देते हैं कि अब ये नहीं लिखेंगे जवाई साहब, है ना, सोलिसिटर को हम कंपनी निकाल नहीं सकती जब तक कि वो मिसकंडक्ट, क्या पता किसी ने क्वेश्चन पढ़ा हो, ये इसी से आया। सेक्शन नंबर 10 लगेगा वहां पे, बुक में कहीं पे भी नहीं है। सेक्शन नंबर 10 लगेगा, वहीं से आया क्वेश्चन। कैसे, मैं आपको बता भी दूंगा अभी। तो सोलिसिटर के बारे में एओए में लिख दिया कि उसको कंपनी निकाल नहीं सकती जब तक कि उसने मिसकंडक्ट, कंपनी निकाल दिया। उसने मिसकंडक्ट किया भी नहीं, निकाल दिया, भैया कल से मत आना, चल निकल। उसने केस कर दिया कि सेक्शन नंबर 10 बाइंडेबल, उसमें जो लिखा हुआ है कंपनी को मानना पड़ेगा। कोर्ट ने बोला मानना पड़ेगा, लेकिन किसके प्रति? डायरेक्टर और शेयर होल्डर के प्रति। बिकॉज एओए फॉर इनसाइडर्स एंड यू आर नॉट इनसाइडर्स। तुम कंपनी के डायरेक्टर हो, शेयर होल्डर हो, जो वो पॉइंट तुम्हारे ऊपर बाइंडेबल रहेगा। सोलिसिटर कंपनी का इनसाइडर, इसलिए आउटसाइडर के बारे में एओए में लिखा है तो वो बाइंडेबल नेचर का। ये रहा मेंबर, मेंबर के लिए लिखा हुआ है ना, डायरेक्टर इनसाइडर के लिए लिखा हुआ है ना, तो जाके बाइंडेबल नेचर का रहेगा। बोलो आया? तो इस तरह से आपका ये चैप्टर होता है समाप्त। सारे कीवर्ड, एक एक चीज अपन ने इसमें एक्सप्लेन करी है। आज के लिए इतना ही करते हैं।